आप मेरे मुँह से केवल सुन रहे हैं। अगर आप देख लें ना, तो आप खाना नहीं खा पाएँगे, सो नहीं पाएँगे। कि कैसे एक लड़की वहाँ बैठी है, वहीं यूज़्ड कंडोम पड़े हैं, वहीं गुटखा थूक के जा रहा है, वहीं गंदगी थूक के कस्टमर जा रहा है और वो वहाँ बैठ के रोटी खा रही है। तब उन केबिन्स में झाँकने का मन नहीं होता, जिनमें वो कस्टमर के साथ होती है। वो वहीं बाथरूम भी करके जाएगा। कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद लड़कियां कॉलेज की बस में ही जो वीआईपी लोग होते हैं उनके पास सज धज के जाती हैं और उन्हें उस चीज़ का पर नाइट पैसा भी दिया जाता है। मैं नाम लेके कह रही हूँ, जो उन्हें करना हो वो मेरे साथ कर लें, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो आपकी ये मिर्ज़ापुर हो, किसमें नहीं अश्लीलता परोसी जा रही। मुझे एक चीज़ बता दो, आप एक बुजुर्ग ससुर के साथ एक औरत को दिखाते हैं, वो पति के साथ दिखाते हैं और देवर के साथ दिखाते हैं, क्या परोस रहे हैं आप? रेड लाइट एरियाज़ में जो ये लड़कियां होती हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही आती होंगी, क्या ये अजम्पशन सही है? जो ट्रैफिक लाइट्स पे ये लोग हाँ। मांगते हैं भीख, उनके छोटा सा बच्चा होगा, हाँ। जैसे आपने बोला रोता नहीं है, हाँ। मतलब ये कैसे और वो सोता ही रहता है, सोता रहता है। हमेशा सोता देख। ओलंपिक्स जब भी होते हैं, जिस भी सिटी में होते हैं, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का रेट सडनली स्पाइक हो जाता है। आपने मूवीज देखी होंगी, हीरा मंडी, गंगूबाई, वहाँ के जो रेड लाइट एरियाज का जो सेटअप दिखाया गया है, जिस तरीके से वो लोग रहते हैं, जिन कंडीशंस में वो लोग रहते हैं, जिस तरीके से उनको ट्रैफिकिंग करके लेके आया गया होता है और इस जीवन में धकेल दिया जाता है, उसके बारे में हम मैम से बात करने वाले हैं। हमने उन लड़कियों के दुख और दर्द को सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा है, बट आज की जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने उन लड़कियों के दुखों को रियलिटी में देखा है और काफ़ी लड़कियों को उस दलदल से बाहर भी निकाला है। जो भी काम कर रही हैं अतुल शर्मा मैम, वो बहुत ही कमेंडेबल है। लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। ज़रूर। मैम, पहला क्वेश्चन ये कि ये काम ही क्यों आपने कबाड़ी बाज़ार को चुना? मेरठ से आप मेरठ की आप रहने वाली हैं, फिर आपने कबाड़ी बाज़ार, ऐसा क्या हुआ, क्या ट्रिगर किया कि आपने इसे अपना प्रोफ़ेशन चुना? मैं प्रोफ़ेशन नहीं कहूँगा, मे बी समाज सेवा या एक स्पेशल काम जो भी आप कर रही हैं, बट सिर्फ़ यही क्यों? देखिए, पहले तो मैं कहूँ प्रोफ़ेशन है ही नहीं, ये पैशन जी। है ना? 2 चीज़ में अंतर है। और एक बात ये है कि ये मैंने चुना ही नहीं, इस काम ने मुझे चुन लिया। मैंने कतई नहीं चुना, जैसी फ़ैमिली से मैं हूँ, जैसी फ़ैमिली में मैं ब्याही हूँ, उनमें कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम रेड लाइट एरियाज़ की तरफ देखें भी, या उस जगह जाने की बात तो बहुत बड़ी बात है। और उस दौर में, इस सितंबर में 31 साल मुझे हो जाएँगे वहाँ पे जाते-जाते। तो आप सोचिए उस दौर में वहाँ जाना आज से 31 साल पहले, और मेरी उस समय 30 साल की उम्र, तो कैसे संभव था? पर कोई मुझे खींच के ले जा रहा था, कुछ ऐसी घटनाएँ मुझे खींच के ले जा रही थी कि शायद डर, भय और शर्म, सब चीज़ें पीछे छूट गई कहीं, कि बस जाना है, देखना है, किसी को ढूँढना है। और जिसको ढूँढने के लिए गई तो उस जैसी हज़ारों मिली फिर। एक को नहीं ढूँढ सकी। और ये मैं थैंक्स करती हूँ आप सबको कि अगर आपके पॉडकास्ट ना होते, तो शायद मुझे उसका कभी पता नहीं लगता। और आप ही के पॉडकास्ट के ज़रिए मुझे अभी पता लगा है, कुछ दिन पहले ही, लगभग 15 दिन पहले, कि उनकी डेथ हो गई, जिसको मैं ढूँढने के लिए वहाँ गई। और क्योंकि अब उम्र दराज़ भी हो चुकी होंगी, और जिनके प्रति मैं अपराध बोध रखती थी, तो वो मुक्त हो गई इस गंदगी से भी, इस दुनिया से भी, इस समाज से भी। तो ये तो ऐसा रहा कि ये सफ़र मैंने खुद ही नहीं चुना, इस पे तो खुद ही मुझे ऊपर वाले ने कह दिया कि जाना ही है। जितनी बार वापस लौटती, मतलब बचपन से लेके आज तक, जितना वापस लौटती, उतनी बार फिर कोई घटना उधर खींच के ले जाती। और चाहे स्कूलिंग रही, तो ये हिदायतें कि ऊपर नहीं देखना, उस जगह 10 कदम दूर पे मेरा घर है, मायका है, तो वहाँ नहीं देखना है, वहाँ नहीं देखना है, या देख भी लिया फिर उत्सुकता होती है एक बच्चे में, तो फिर दुकानदार रोक ले, भई किसके बच्चे हो? उनके ऊपर नहीं देखना बेटा, अच्छे घर के हो जाओ सीधे। तो वो इतनी हिदायतें थी, वो ऊपर देखने को मजबूर करती थी। अच्छा, वो दौर भी ऐसा था कि हम ये तो नहीं जान रहे थे कि वहाँ क्या होता है, लेकिन हमने अभी अपनी मदर को पूछा कि क्या है ये? तो उन्होंने कहा वहाँ अच्छी औरतें नहीं रहती। अच्छा। हुँ। तो फिर मैंने सवाल पूछा क्यों? बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। तो ये मेरे घरवाले भी जानते थे कि ये बहुत ज़्यादा बकवास करती है, बहुत ज़्यादा पूछती रहेगी, इसको छुटकारा दो इससे कैसे भी। तो उन्होंने कहा कि वो नाचती गाती है।
अच्छी हुँ। औरतें नहीं हैं। फिर भी मैंने कहा कि भई नाचते-गाते तो हम सब भी, हमारे यहाँ हुँ। शादी-ब्याह होती हैं, तो भाभियाँ, चाचियाँ, अम्मा सभी तो नाचते भी हैं, गाना भी गाते हैं, ढोलक भी बजाते हैं। हाँ, मैं चुप रहा, भई तेरे से मुँह जोड़ी हमारे बस की नहीं है और बस अच्छी औरतें नहीं है, नहीं देखना। लेकिन आज मैं इतने साल बाद आप सबके माध्यम से भी कह रही हूँ कि वो बुरी औरतें नहीं हैं, उनको हमने बुरा बनाया। वो हमें वो लौटा रही हैं जो हमने उनको दिया, जो हमारे समाज ने उनको दिया, वो हमको लौटा रही हैं। तो इसलिए वो बुरी औरतें नहीं हैं। अगर मेरी मदर आज ज़िंदा होती तो मैं उनसे ज़रूर कहती कि वो खराब औरतें नहीं हैं। वो आपके घरों से आपके बेटा, आपका पति, आपका भाई निकाल के नहीं ले जा रही। आपके पति-बेटे आपके खुद पति जा रहे हैं। ये खुद जा रहे हैं। वो किसी के घर में नहीं घुस रही हैं। वो अपने प्रेमिसेस में बैठी हैं, अपनी जगह पे बैठी हैं। आप नहीं जाएँगे तो बंद हो जाएगा और वो कहती हैं कि ये तो दुकान है। आप ना आएँ, आपके बिल्कुल। परिवार के लोग ना आएँ, तो हम बर्तन मांजेंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो ये काम नहीं करेंगे लेकिन गलीज़। तो बस जाना था वहाँ इसलिए घटनाएँ बनती चली गईं और बिना कुछ सोचे, ये नहीं सोचा, मैं जानती भी नहीं और 30 साल पहले आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि समाज सेवा जैसी भी कोई चीज़ थी। जो-जो हम बड़े हुए तो हमें समाज सेवा का केवल एक ही मतलब पता था कि वो कुर्ता-पजामा पहनते हैं। महिलाओं की समाज सेवा हमने कभी नहीं सोची, हुँ। क्योंकि इतने छोटे शहर में रहते थे कस्बाई मानसिकता के, एक झोला टाँगे हुए होते हैं और गांधीवादी होते हैं। ये जो है 8th-9th तक समझ आ गया था इतना कि ये होते हैं कि जिनमें हम महात्मा गांधी को पढ़ रहे हैं या और पटेल साहब को पढ़ रहे हैं या और भी बहुत सारे राजा राम मोहन राय की बात पढ़ रहे हैं, तो ये सब पढ़ रहे हैं उनको हम समाज सेवा मानते थे कि वो हैं बस। और हम उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं कि हम महात्मा गांधी हो जाएँ या राजा राम मोहन राय हो जाएँ, ये तो हम सवाल ही नहीं उठता। तो वो हमारे मन में एक वो था और ये नहीं पता था मुझे एनजीओ क्या होता है, कैसे होता है? 2 साल धक्के खाने के बाद में मेरे किसी रिलेटिव ने ये कहा कि भई ऐसे नहीं, तुम एक संस्था बनाओ। अब ये बड़ा और वो था कि संस्था कैसे बनेगी? तो फिर उन्होंने कहा चलो वो भी मैं करता हूँ। संस्था भी उन्होंने ही बना दी और कहा कि भई इसका तुम ज़्यादा कुछ मत करो लेकिन कुछ विज़िटिंग कार्ड ज़रूर छपवा लो। अगर तुम पे कोई कुछ आती है बात, तो ये दिखा देना कि भई मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ हुँ। और उन्होंने मुझे बताया ऐसे कह देना मैं सोशल वर्कर हूँ और फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो वो मेरा 96 में पहला ये था कि एक संस्था को बनाना और वैसे तो मतलब 94 से मैं उनके बीच जा रही थी और फिर उसके बाद में ये कि क्या करोगी वहाँ जाके? मैं ये बात किसी को नहीं बता पा रही थी मैं क्यों जा रही हूँ। सिवा मेरे हस्बैंड के किसी को नहीं पता था मैं क्यों जाना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने और उन्होंने पूछा भी तो मैंने कहा बच्चे पढ़ाने वो सारा दिन घूमते हैं इधर-उधर वहाँ के बच्चे मैं देखती हूँ। माँ तो नाचती हैं, गाती हैं, जो भी कर रही हैं, लेकिन बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं। लड़कियाँ वही सब वहीं डांस सीख रही हैं। तो पढ़ लें वो थोड़ा, ये मैं कोशिश करती हूँ। और जबकि पढ़ाकू तो मैं थी पर टीचिंग मटेरियल कतई नहीं हूँ। कि हुँ। किसी को पढ़ाना मेरे बूते से बाहर की बात है। पढ़ो, पढ़ो, मत पढ़ो, मैंने अपने बच्चे भी नहीं पढ़ाए। तो और खुद पढ़ के कामयाब हो गए, लेकिन नहीं किया। पर वो बस परिस्थिति थी या ऊपर वाला धकेल रहा था बार-बार कि वहीं जाना है, कहीं और जाना ही नहीं है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि हम जैसे और जो पूरे हिंदुस्तान में 8-10 लोग हैं, वो शायद परिस्थितिवश वहाँ पे गए हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से किसी ने उनके लिए सोशल वर्क जैसी बात कोई सोच ही नहीं सकता है। तो मैम आपकी जब आपने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि मुझे ये हुँ, काम करना है, हुँ, अपने पैशन को परस्यू करना है, आपकी हुँ। फैमिली का क्या रिएक्शन था? नहीं फैमिली को जब मैंने पहली बार कहा कि मुझे उन्हें ढूँढना है, जिनके प्रति मेरे मन में कोई हमारे पास मदद माँगने आई थी कि हुँ। भई मुझे रख लो, मैं बर्तन माँज लूँगी, कपड़े धो लूँगी, काम पे भी लगा दिया। मेरे बच्चे के साथ भी उनका बड़ा स्नेह था, 1 महीने, 1.5 महीने का बच्चा था मेरा। तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, मेरे अर्ली एज में बच्चे हुए, 18 की थी मैं उस समय, ओह! 18 साल की थी जब वो मेरे पास आईं। तो मैंने कहा नहीं भई मेरे तो सास-ससुर सभी हैं, मैं कैसे रखूँगी, तुम तो बहुत खराब औरतें हो और उनके बीच में से आई हो। तो वो चली गई रिक्वेस्ट करके। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे एक फाँस लग गई हुँ। मन में कि क्या पता वो तो बर्तन माँज रही थी, दूसरे के घर में काम कर रही थी। मेरे पास रह जाती तो कौन-सा बात हो जाती। सपोर्ट ही तो माँग रही थी, रह तो कमरा लेके अलग रही थी वो। लेकिन वो बस हो गई गलती तो हो गई। वो उसके बाद आई मेरे पास 1 साल बाद। अच्छा। हाँ, और ठीक-ठाक कपड़े थे और सब फल-वल लेके आई, बड़ा भाई-दूज का दिन था। तो मेरे बच्चे को कहने लगी थी कि मेरे भाई नहीं है, मैं इसको तभी कहने लगी थी, मैं इसको अपना भाई मान लूँ? मान लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो आई उस दिन उन्होंने कहा मुझे इसको टीका करना है, बच्चे को। तो बस पता नहीं, मैंने पहले पूछा कि कहाँ चली गई थी?
1 साल हो गया। तो उन्होंने कहा कि भई तुमने तो नहीं रखा। हुँ। अब मैं जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। ओह! बस वो जो उसके शब्द थे ना, वो जैसे गड़ गए। तो मैंने कहा, "भई मैं नहीं रखूँगी, ये सब ले जाओ। हुँ। मेरी सास देखेंगी तो मुझे तो वैसे ही मार देंगी, ले जाओ, हम तो गाँव के लोग हैं।" वो चली गई। और बस वो जो उसका मुड़ना था, मैं नीचे दरवाज़े पे जाके, छत पे थी मैं, और दरवाज़े से मुड़ के मुझे देखना, वो मैं उसका देखना कभी नहीं भूली। और वो उसकी बात कि तुमने नहीं रखा, जहाँ थी वहाँ चली गई। और फिर जब बरसों बीत गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इतने भी बड़े नहीं लेकिन थोड़े बड़े हो गए, तब मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, "एक बार उसे ढूँढें, गलती तो हमने की है।" मैंने कहा, "ढूँढ ले, तेरे बस की हो तो, बाकी तो वो तो मिलनी नहीं, मिलेगी भी नहीं, और वहाँ जो तेरा हाल करेंगे ना।" तो उन्होंने ऐसे ही फॉर फन मज़ाक में मुझे कह दिया कि चली जा, हुँ। मुझे नहीं कुछ पता था कि जाएगी नहीं, हुँ। लेकिन मैं चली गई। और हर दिन मैंने झाड़ खाई वहाँ। कोई मेरे मुँह पे दरवाज़े बंद करता, गालियाँ देता, यहाँ क्या करना है, कोई समझाता भी कि भले घर की है तू, और यहाँ मत आया कर, यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। फिर मैंने कहा, नहीं मैं तो बच्चे पढ़ाने आई हूँ, जो मेरा कहीं से मतलब ही नहीं बच्चे पढ़ाने का, तो बच्चे पढ़ाने आई हूँ। तो फिर ये शर्त रखी जब मैंने बहुत ज़िद की कि अब मेरा बच्चा है यहाँ इस कमरे में, यहीं पढ़ाओगी, दूसरे का बच्चा मेरे यहाँ नहीं आएगा, और इस मेरे बच्चे को कहीं नहीं ले जाओगी। मैंने कहा चलो ऐसे ही सही। पर ऐसा ऐसा क्यों? बच्चे के ज़रिए कोई सूचना ली कि एक दूसरे, ये बिज़नेस राइवलरी अच्छा। है कि मेरे कमरे पे कितने बच्चे, वो बच्चे ट्रेंड हो जाते थे छोटे-छोटे, पता है उनको यहाँ कितने कस्टमर आ गए, या वो अपनी माँ-बहन को भी आवाज़ लगाते हैं, ये तेरा कस्टमर आ गया। ओह! हाँ, अच्छा। तो वो शायद वो जो बिज़नेस राइवलरी थी वो उनको सताती थी कि मेरा बच्चा दूसरी जगह जाएगा, हुँ। कहीं बच्चे को बहला-फुसला के पूछ ना ले कि आज हुँ। तुम्हारे यहाँ कितने लोग आए, इस तरह ओह! ना पूछ लें। तो वो भी हो जाता है, या कुछ ख़ास होते हैं जो किसी एक कमरे के लिए सेटल हो गए और वहीं पैसा खर्च कर रहे हैं, वहीं सब चीज़, वो उसका ना कोई पता दे दे कि कहाँ से है, वो कौन है। वो एक शायद मुझे जो धीरे-धीरे बाद में समझ में आ रहा था कि शायद इसके पीछे ये था। तो मैंने वो भी मान लिया कि मैं ऐसे ही जाऊँगी। मुझे तो और बल्कि ठीक लगा कि इस बहाने मैं हर कमरे पे जा पाऊँगी। हुँ। हर एक बच्चे को धीरे-धीरे मैसेज पहुँचा कि भई वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, हर बच्चे को पढ़ाने जा रही है। और तब मैं अकेली थी, कोई और मेरे साथ नहीं उससे था। पहले बच्चे पढ़ते थे वो लोग? नहीं, नहीं, ओह! कोई बच्चा नहीं पढ़ता था। बस एक लड़की थी जो मेरी ज़िंदगी में आई, तो लेकिन और नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि मैं जिसके प्रति अपराध बोध है, वो तो है ही है, लेकिन हाँ, उस जैसी बहुत थी, हुँ। जिनको शायद मेरी ज़रूरत थी, या जो शायद मुझे वहाँ तक खींच के ले गईं। उस टाइम आपको लगा किसी को देख के कि यार इसको मेरी मदद की ज़रूरत है, बहुत। ऑल्दो वो बोल ना रहे हों हाँ, आपसे? ना बोलें, ना बोलें। जो हमारा सबसे पहले होता था, ये भी है मेरी साथी भी, कि हम लोग सबसे पहले आई कॉन्टैक्ट पे ही जाते हैं हुँ। हुँ। कि कौन हमको देख रहा है। किसकी आँख में हल्की-सी भी अगर मुस्कुराहट आई, चेहरे पे नहीं आई, लेकिन आँख में आई, हुँ। और आँख में थोड़ी-सी चमक आई, तो ये लगता था हमें कि ये शायद कहीं न कहीं हमसे वो करेगी कॉन्टैक्ट कैसे न कैसे। और फिर जैसे निकालना शुरू किया, तो उसके बाद तो लोगों ने भी हमारा साथ देना शुरू किया, बता देते हमारा नाम नहीं आना चाहिए, इस जगह नई लड़की आई है, अच्छा। यहाँ है। अ, अभी मैं एक कल किसी में गवाही दे के आई हूँ, तो वो लड़की क्या महिला थी, 2 बच्चों की माँ, और पति बेच गया। पति बेच गया। और वो अपने प्रयास से निकली, तब 3 महीने की बच्ची उसकी, और वो उतर आई, और उतर के किस हालात में आई, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं सोच के भी काँप जाती हूँ आज तक, कि कभी अपना छोटा-सा फ़ोन फेंक दिया, और जीने में जाने लगी, मालकिन कहाँ जा रही है? और मेरा फ़ोन गिर गया, फिर हम ला देंगे, ये रुको, फिर दूसरी बार पर्स गिर गया मेरा, ये पर्स में कौन से तेरे पैसे रखे थे? पड़ा रहने दे, और ला देंगे। तो ऐसे उसने बहुत कोशिश की, फिर वो सुबह 4 बजे कूद के आई। अपनी बच्ची के साथ। बच्ची वहीं रह गई थी। बच्ची बच्ची लेके कैसे कूदती, 3 महीने की बच्ची थी। तो जैसे नालियाँ होती हैं, पुराना शहर है, तो अभी भी ऊँचाई पे बसा हुआ है, और नालियाँ गहरी हैं, तो नाली के ऊपर जैसे एक चबूतरा जैसे बना लेते हैं, उसके नीचे रात भर छिप के बैठी रही सर्दियों के दिन, ओह! कि क्यों क्यों निकल सकती थी उस समय, मगर नहीं, उस समय इसलिए नहीं निकल सकती थी कि अगर निकली तो उनका कोई ना कोई गुर्गा जो फुटपाथ पे सो रहा होगा, कोई रिक्शे वाला, कोई ठेले वाला, कोई और फल वाला, तो वो पकड़ लेगा। तो हुँ। वो 6 बजे की इंतज़ार करती रही, इतना तो वो समझ गई थी वहाँ, 6 बजे की इंतज़ार करती रही कि जब लोगों का आवागमन शुरू हो जाए। तो उनके भीड़ में उनकी ओके। फिर कोई पकड़ेगा नहीं, हुँ। फिर निकल जाऊँगी मैं, और वो निकल के आगे जाके एक ऑटो खड़ा था, चैन पड़ा हुआ, उसमें बैठ गई। वो 7 बजे के करीब उसका मालिक आया, तो उसने कहा, "तुम कौन बैठे हो?" पानी में भीगी हुई बुरी तरह से, गंदे पानी में। उसने मुझे फ़ोन किया, ये तो अच्छा है कि लोग फ़ोन कर देते हैं, ना तो और मेरा नंबर भी रहता ही है।
वैसे वो छोड़ती नहीं है मेरा नंबर, जैसे हम लोगों ने कभी-कभी पोस्टर लगा देने, ऐसे ही। लेकिन बहाने से, कहीं भी कि एचआईवी पॉज़िटिव से ऐसे रहे ऐसे, लेकिन नीचे अपने नंबर डाल दिए। सबसे पहले वही फाड़े जाते हैं। हुँ। वो तो लोगों को पता चल जाता हाँ, होगा। लोगों को तो इस तरह जैसे वो निकली। लेकिन शुरू में तो हमको ही कन्विंस करना पड़ता था, कैसे कोई लड़की को पहचाने। 3-3 4-4 महीने लग जाते थे कन्विंस करना, फिर टच थेरेपी के ज़रिए उनका हाथ पकड़ना, कभी गले से लगा के कोशिश करें, वो भी मालकिन की गैर मौजूदगी में। वो मौजूद है तो कुछ नहीं, केवल हम आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए पूछ सकते हैं बातें कि चोट लगी है कैसे, क्यों, किसने कर दिया, या ये सब, ये चाहिए। तो वो सब इशारे में इतनी बात हो पाती थी। ऐसे नहीं कि हमने खुल के पूछ लिया कि ये तुम्हारा क्या लग रहा है? हुँ। किसने मारा? यदि कस्टमर ने, क्यों भी मना नहीं कर सकती। नहीं पैसे चाहिए, भूख है, पेट है। तो वो ऐसी स्थितियाँ बनती चली गईं कि जिसने मुझे, मैं शायद जैसे खो गई। खुद का मेरा कोई फिर वजूद रहा नहीं था, और बस एक जुनून था फिर हम सब में, जो भी हमारे साथी जुड़ते चले गए, कि बस कोई लड़की उस नर्क में ना रह जाए। बैठना उनके बीच में, उसी गंदगी में रहना, उसी गंदगी में चाय-पानी पीना, और मुँह नहीं बनाना कभी कि भई ना पिएँ। और ऊपर वाले ने स्वस्थ रखे हम सब। कोई हम कभी ऐसे भी नहीं हुआ कि कोई बीमार पड़ा हो। ये ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर रहीं कि जिनसे कभी-कभी लगता। हुँ। जैसे मुझे एक बार एक बच्चा मिला वहाँ, 15-16 साल का होगा, और स्कूल यूनिफ़ॉर्म में, और स्कूल वो बिल्कुल हमारे घर के पास का स्कूल, एक इंटर कॉलेज। वो बच्चा वहाँ आया। मैंने बहुत सख्त, मैं सख्ती नहीं करती कभी उन पे। मैंने बहुत सख्त हिदायत के साथ कहा कि अगर कभी मैंने किसी बच्चे को यहाँ देख लिया, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। मैं परवाह नहीं करूँगी कि मेरे साथ क्या होगा, उससे पहले तुम्हारा करूँगी। तो बच्चा भगाया खैर उन्होंने। तो वो मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग एक सिचुएशन थी। मुझे लग रहा था कि इसका मतलब ये पहली बार तो आया नहीं होगा ये बच्चा। हुँ। पहले भी इतनी हिम्मत हुई इसकी, वो धड़-धड़ आ रहा था जीने में। तो पहले भी अगर यूनिफ़ॉर्म ना पहना होता, तो वो मुझसे ये कह देती, "ये तो मेरी बहन का लड़का है, ये तो मेरे फलाने का लड़का है।" ऐसे बोल देती वो। हाँ। तो और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब मैंने यूनिफ़ॉर्म में उसको देखा, तो वो मेरे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी। और फिर मैंने एक इस पे भी नया शुरू किया कि स्कूल कॉलेजेस में हमने सूचना भिजवाई, अपने बच्चों का ख़्याल रखो। पास में एक सड़क, आड़ी सड़क का रास्ता है, बच्चा वहाँ ना तो जाए। स्कूल अच्छा का तो बच्चा वहाँ पे एज़ अ कस्टमर गया था? एज़ ए कस्टमर गया वो। ओह! हाँ। अच्छा मुझे लगा उसको किडनैप करके नहीं, लेके नहीं, गए नहीं, थे। नहीं, किडनैपिंग की बात ही नहीं, वो अच्छा लड़का एज़ था। अ कस्टमर हाँ, एज़ ए कस्टमर हो गया। 15 साल का। 15-16 साल का मुश्किल से। बट मैम रेड लाइट एरियाज़ इंडिया में लीगल हैं, इल्लीगल हैं? इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं है लीगल, ऑल तो ओवर फिर वर्ल्ड ये में नहीं है। तो फिर ये जो चल रहा है धंधा ये कैसे चलता है? देखिए, इसके पीछे लोग यही तो नहीं जानते कि मनोरंजन कर विभाग है हर जगह। हुँ। हालाँकि उसका कोई काम नहीं। उसका काम केवल इतना कि मेरे यहाँ मेला लग रहा है जी, मैं आपसे परमिशन ले लूँ। मैं कोई कार्यक्रम करने जा रही हूँ, मैं आपसे परमिशन ले लूँ। वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, परमिशन वो भी नहीं लेते लोग। सीधे जहाँ डीएम को एक एप्लीकेशन लिया जी फलाने दिन हमारा कार्यक्रम है, बस सूचना अर्थ दे दिया। मनोरंजन के विभाग में तो सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, और इनके ल वहाँ पे लाइसेंस बनते हैं नाचने-गाने के। अच्छा। और बरसों बरस बीत गए, मैंने किसी का रिन्यू होते नहीं देखा आज तक। वही लटक रहे हैं, उनकी अक्षर भी खत्म हो गए। हाथ के लिखे हुए जैसे लिख रहे थे, वही फ्रेम करके लटके पड़े हैं। किसी का कोई मैंने नहीं देखा। उसको वो लाइसेंस बोलती हैं। नाचने गाने का बस, और पीछे कुछ और चल रहा होता है। पीछे कुछ और चल रहा है। तो वो नाचने-गाने के लाइसेंस है कि हमको क्यों जा वो उन्होंने हाई कोर्ट में भी इसलिए अपील की है कि हमारा तो नाचने-गाने का पेशा है। हुँ। क्योंकि वो राजस्थान के भेड़िए हैं, हुँ। है ना? नट है, जिनका नाच के वो शादियों में भी नाचते हैं, हुँ। और वैसे भी किसी के यहाँ कुछ हो तो उसमें भी नाचते थे। लेकिन ये कब परिवर्तन हुआ, ये बहुत खराब बात है। कि लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मर्ज़ी से आना चाहे, वो लड़की वहाँ आ सकती है उनकी, जो नहीं चाहती वो शादी करके भी जा सकती है। अच्छा। राजस्थानी की जो ये परंपराएँ कुछ इस तरह की जनजातियों, आदिवासी जातियों में है, तो वो इस तरह का, और उनकी बहुएँ तो स्ट्रिक्टली हिदायत है, वो तो बिल्कुल नहीं। और वो इतना बड़ा घूंघट रखेंगी, अगर आती भी हैं अपने यहाँ मिलने परिवार को, तो वो कभी किसी के सामने नहीं आती, और कोई कस्टमर उनकी डिमांड भी नहीं कर सकता। अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मैं खुद को दोष देती हूँ कि वो बदलाव आया कि उनके बच्चे पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, और हम जैसे नरपिशाच दुनिया में उनके पास अपनी लड़कियाँ लाने लगे। तो इस तरह से ये एक देह व्यापार में बदला। हुँ। ये था वाक़ई नाचने-गाने का ही था पेशा, किसी एक का होके वो रह जाती थी। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे।
बहुत लोग मैंने ऐसे देखे कि मैं यहाँ वो शब्द नहीं बोल सकती कि जिनको, जैसे एक महिला हमारे यहाँ आके रहीं और घर खरीदा उन्होंने, काफ़ी बुजुर्ग थी, मतलब होंगी वो शायद 80-85 की, झुक के चलती थी लाठी के सहारे, मगर उनको एक मीनिया था सफाई का बहुत ज़्यादा। हर समय घर धोती, सर्दी हो गर्मी हो पूरा घर धो के आती। फिर वो एक जो सज्जन ने उनके ऊपर जीवन खराब कर दिया, कभी अपनी फैमिली में नहीं गए वो वहीं चाय की दुकान करते थे और उन्हीं के साथ रह रहे थे। तो वो मीनिया, वो शायद 1000 तरह के मीनिया वहाँ हो जाते हैं। वो चप्पल उनसे कहती डंडे पे लाओ, नंगे पैर आओ, अंदर आ जाती थी। लेकिन उनको सब उसी तरह से बुलाते थे कह के कि ये नाम करके, और बाद में उनका प्रोफ़ेशन लगा के। भले समाज में अगर वो रह रही थी तो। तो तब भी हमें लगता था कि भई ये यहाँ क्यों फिर रह रही है? हम छोटे थे तो। मगर वो मैं बाद में समझती हूँ कि उनके जीवन का इससे बड़ा सच हो नहीं सकता। मैं सच में कहूँ, अगर आपसे कुछ ऐसी घटनाएँ होती चली गईं, लोग मिलते चले गए। जैसे एक सज्जन हमारे यहाँ आए, मतलब पड़ोस में, उनको बहुत आना-जाना था और मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगता था। हुँ। 6 फीट की तो उनकी, वो हर किसी को बड़ी गंदी सी नज़र से देखते थे। वो होंगे उस समय 40-45 साल के रहे होंगे और बड़ी गंदा सा उनका लुक होता था और पता नहीं अजीब-सा उनका मुँह था, यूँ इतना बड़ा-सा, मतलब मुझे डर लगता था उन्हें देख के हाँ, जैसे। काफ़ी लोगों का ऑरा होता है कि वो हाँ, अगर देख रहे हुँ। होते हैं हाँ, ऊपर से नीचे तक हाँ, आपको देखते हैं तो तो वो वो अच्छा नहीं लगता था और हम छोटे-छोटे से थे। फिर जब मैंने वहाँ काम शुरू किया तो मैंने उस आदमी को वहाँ पे देखा। तो अच्छा। मेरे लिए ये ऐसा हो गया था उस समय कि ये आदमी उनके घर में आता रहा, मेरी सोच उनके लिए भी बदल गई। उनको भाई साहब बुलाते थे, भाभी हुँ। बुलाते थे, उनके लिए बदल गई। मैंने घर में भी ये बात कही, मैंने कहा मैंने तो उसको वहाँ देखा। क्या डाँट ही पड़ती थी उस समय तो, सिवा डाँट फटकार के और कुछ मिलता नहीं था, जब भी उस जगह के बारे में बात करें। आज भी वहाँ की तो हमारे जो मोहल्ला है उसकी लड़कियों को आज भी वही डाँट फटकार है। पर वो मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। वो आता था मगर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। तो ऐसे लोग आ रहे थे कि जो मेरे अंदर बसते चले गए। चाह के भी नहीं निकाल पाई कि अ, ये आदमी वहाँ था, तो खराब औरतें हैं, उनके साथ क्या कहता होगा? क्या ये उनके लिए, फिर बुक्स मुझे बहुत शुरू से पढ़ने की आदत, तो कुछ पढ़ रही हूँ, उसमें मैंने देखा, मैं 1-2 शरत चंद्र को बहुत पढ़ा। उसमें देखा तो, लेकिन उनको पढ़ने के बाद मुझे हमेशा ये लगा कि ये तो बहुत ही अलग सोफिस्टिकेटेड तरीके की एक पेशा है जो कर रही हैं, जिनको सम्मान दिया जा रहा है, मगर समाज उनको सम्मान नहीं दे रहा। वो सारी चीज़ें मतलब पता नहीं क्यों होती चली गईं और अल्टीमेटली पैर वहाँ जाके रुक गए। फिर वापस ही नहीं लौटे कभी। और जैसे मैम कहते जैसे हैं। आपने मेंशन किया कि किसी एक ही की वो होके रह जाती हाँ, थी। जैसे हमने हीरा मंडी में भी देखा हुँ। था, हाँ, हाँ, उसी में सेम कॉन्सेप्ट ही दिखाया था। तो पहले के इस पूरे सेटअप में और आज के जो रेड लाइट सेटअप्स हैं या ये जो काम है, प्रोफ़ेशन है, उसमें आपको क्या अंतर दिखता है? ज़मीन आसमान का। क्योंकि वो जिससे एक की हो के रह जाती थी, उसके बाद नाचना गाना ही उनका केवल मात्र पेशा था। हुँ। बच्चे हुए तो भी उसके, चाहे उसके अपने बच्चे कितने भी हों, शरीफ दुनिया में उनके कितने बच्चे हों उससे उनका कोई मतलब नहीं। वो उनके घर में नहीं झाँकती कभी, उनके घर के पास जाती नहीं। उनके बच्चों को से ये अनुरोध नहीं करती उस आदमी से कि मेरे बच्चों को अपना नाम दो। हुँ। वो नहीं कहती कुछ भी कभी। क्योंकि नाम देने की तो तब आती ना, देखिए एक तो वो उस समाज से थी जब तक वो चल रहा था कि अ, मातृ सत्तात्मक परिवार थे। हुँ। है ना? कि नानी है वहीं, फिर माँ आ गई, माँ से बेटी आ गई, बेटी से बेटी चली जाएगी। पर बच्चे का नाम की इसलिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी क्योंकि स्कूल तो उन्हें भेजना नहीं था, वो वहीं था। प्रॉब्लम्स तो तब शुरू हुई जब हमने स्कूल में ले जाना शुरू किया। सबसे बड़ा काम तो हमारा ये रह गया था कि आइडेंटिटी कैसे डिस्क्लोज़ ना हो, और वो भी कैसे हुआ कि मैं उसके लिए एक छोटी-सी घटना बताती हूँ कि एक महिला को मैंने बहुत कन्विंस कर लिया था और उसने कहा, "चलो, चलो ये मेरी नातिन है, इसका एडमिशन कराओ।" हुँ। चले गए हम एडमिशन कराने और वो हमारे लिए हालाँकि थोड़ी-सी फ़नी है, पर मेरे लिए उस समय भी बड़ी वो एकदम चौंका देने वाली घटना थी। मैंने क जब उन्होंने पूछा, मैं नहीं जानती थी कि इनके फादर नहीं होते। अच्छा। मैं सच बताऊँ उस दौर में, मुझे नहीं पता था कि इनके फादर नहीं होते। मैं जब इतने आदमी देख रही हूँ, कोई तो होगा इनका पिता। मतलब एक ऐसा भी मुझे अंदाज़ा नहीं था उस समय तक कि इनके पास बहुत पुरुष आते हैं। मुझे क्योंकि मेरा लक्ष्य ही एक था कि उस महिला को ढूँढना है और वो था ही नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा नाम बता अपना, लिख दिया, उस बच्चे का लिख दिया। कि इसके पापा का नाम बता दे, इसमें लिखना है कॉलम में। बोली ऐसा करो प्यारी मियाँ लिख दो। प्यारे मियाँ। हाँ, तो मैं लिखने को, नहीं, नहीं, रुको, रुको, प्यारे मोहन लिखो। फिर मैं लिखने को ही, बोले नहीं, 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 ऐसा करो छोड़ो, करतार सिंह लिख दो।
मैंने कहा किसी एक का बता दे। तो अब मुझे नहीं पता कि कोई भी लिख दो। तब मुझे ये लगा कि वाक़ई में ये बहुत इनके लिए मतलब कहीं तो सम्मान की ज़रूरत इन्हें भी है। ये बहुत गलत है कि इनको खुद नहीं मालूम है। मैं हँस सकती थी उस बात पे, लेकिन मुझे इसलिए हँसी नहीं आई कि मुझे तो लगा कि ये कोई औरत की अस्मिता पे हमला है ये, कि उसको खुद ही नहीं पता है कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। और उस बच्चे पे भी तो कि क्या असर पड़ता हो होगा तो ना कि अच्छा है कि वो मेरा बाहर बाप बैठा कौन है, है, वो नहीं जिसका वो ही जानता। नहीं पता है उसको। तो फिर हमने ये सब शुरू कर दिया कि अभी तो हम गार्जियन में अपना नाम लिखाएँगे, हुँ, जहाँ भी बच्चे का करेंगे। आप हमसे नहीं पूछेंगे। फिर वो आ गया था जल्दी एक कानून कि माँ का लिख सकते हैं अब आप। हुँ। फिर हमें थोड़ी राहत हुई कि अब माँ का लिखा जा सकता है, और अभी तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो माँ का भी लिखा जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनके बहुत उजले पक्ष हैं, जिसको हम देखना नहीं चाहते, अच्छे भी हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि हीरा मंडी होगा, वो दौर मैंने नहीं देखा, मुझे इतना नहीं है उसका। लेकिन ये दौर मैं देख रही हूँ और 31 साल से देख रही हूँ। तो गंगूबाई में काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत सच्चाई के नज़दीक गए। जैसे अंधेरे कमरे, हुँ। ये लाइट नहीं, मतलब इतनी डिम लाइट वहाँ रहती है, कभी मैंने रोशनी नहीं देखी, कभी भी। और समझ नहीं आता क्यों तेज़ लाइट्स नहीं जला रहे हो, क्यों नहीं? हॉल में भले ही जलती रहे, जो एक हॉल होता है इनका, कहते ही हॉल है, बाकी वो भी छोटा-सा एक कमरा ही होता है, पर उसमें ही खिड़कियाँ बाहर की तरफ खुलती हैं, तो इसलिए वो उनका हॉल है जहाँ कस्टमर आके बैठ सकें, जहाँ लड़कियाँ डेमोंस्ट्रेट कर सकें खुद को। तो बिल्कुल अंधेरे और गंदे, बिल्कुल एकदम बदबूदार दिख रहा है कि वो लड़की सज-धज के खड़ी हो गई, उसके कपड़ों से बास आ रही है, जो शायद 2-3 दिन से धुले भी नहीं, उनको ही चेंज करके पहन रही है, और अधनंगे कपड़े। और देखिए, फेस की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, अच्छा। कोई फेस वैल्यू नहीं है वहाँ पे, आपके जिस्म की वैल्यू है, जो भी कुछ है, फेस नहीं आपको। और जो खिड़कियाँ हैं, वो ऐसे हैं कि आप पूरा झुक सकें, पूरा आप झुक के और झाँक सकें पूरी तरह से नीचे। आप एक तरह से अपनी नुमाइश कर सकें आप, बॉडी दिखा सकें बॉडी दिखा सकें बेसिकली। आप, उस तरह आप खड़े होते हैं, क्योंकि उसमें कोई जाली या कोई लोहा कहीं कुछ लगा हुआ नहीं होता, खुली खिड़कियाँ होती हैं दरवाजे की तरह, तो उनको खोल के वो उस पे लटक जाती हैं। और एक परिवर्तन ये भी था कि एक ज़माना था, हमने बीच में भी कोशिश की उसमें, ज़माना था कि वहाँ पे चिक लटकी रहती थी, और रात होती, मतलब रेड लाइट होती, चिक लग जाती थी। फिर वो ख़त्म हो गया। हद से ज़्यादा, मतलब कुछ इशारे होने लगे और दूसरी चीज़ें होने लगी, निकलना मुश्किल हो गया, शायद इसीलिए हिदायतें शुरू हो गई घरों में। और फिर हमने कोशिश की, भाई चिक टांगो, टांगवा दो, हमारे पास पैसे नहीं है। हुँ। जैसे तैसे इकट्ठा करके चिकें टंगवाई, मगर उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं रखी, उठाई बांध के ऊपर कर दी, बस हो गई। कोई आया है, आज पता लग रहा है या मैं दिख गई, चिक डाल दो, चेक डाल दो। नहीं तो नहीं, लटक रही है। कोई आ गया तो लग रही है जी, अभी तो हटाइए, ये स्थिति बन गई थी। तो मतलब परिवर्तन जो है ना, ऐसे धीमे तरीके से हुआ कि जिसको शायद मैं आत्मसात करते चली गई। हुँ। मुझे पता ही नहीं लगा कि ये कैसे बदला। तो अच्छा खासा नाचने गाने का काम था, बहुत अच्छा गाती है। मैंने 98 में उनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया एक कार्यक्रम। लोगों ने मुझे बहुत डराया। लोगों ने कहा उसी एरिया के, "आप क्या कर रही हो?" क्योंकि मैं रिहर्सल करवा रही थी उन्हें, अच्छे उनके पास लोग भेज रही थी कि भई इनको डांस अच्छे से सिखाओ। गाना जो पुरानी गायिका थी, उनको, और मैंने कहा थोड़ा-सा अपने आप को इम्प्रूव करो, और फिर हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया। और यकीन मानो कि उसकी आप कटिंग्स देखोगे तो इतना अखबारों ने लिखा कि संकल्प ने मतलब एक ऊँचा पीढ़ा देने की कोशिश की है इनको। तो बहुत अच्छा हुआ और उनकी सबकी कला बहुत उभर-उभर के आई। अच्छा लगा लोगों को। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हुए। दुष्परिणाम ये हुए कि जैसे अ, बेचारे एक सज्जन थे जो ऑफ़िसर थे, और उसी के लिए थे कि जिनका काम ही होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफ़िसर होते हैं हर जगह परीक्षा अधिकारी, कि इनका पुनर्वास किया जाए, इनको सब सहूलियतें दी जाएँ। तो उनको ये सज़ा के तौर पे जेल भेजा गया। मतलब उन पे दूसरे इल्ज़ाम लगाए गए, मात्र ये कि उन्होंने 20-20 रुपए लिए विधवा पेंशन बनाने के। ओह! ओह! देखिए, उन पे ये लगाया गया और वो जेल गए, और मुझे आज तक याद है कि मैं उनसे 98 में जब जेल में मिलने गई, मेरे हस्बैंड दोनों थे, तो उन्होंने बहुत रोए। अभी तक मेरे पास उनका आना-जाना, अब रिटायर हो गए, आना-जाना बराबर आते हैं, और ऐसा कोई वो है नहीं, पर वो पल याद करके आज भी दुखी होते हैं और कहते हैं कि मैडम मुझे नहीं कोई दुःख नहीं है मुझे। मुझे इसलिए दुःख नहीं है, मैं बहाल हुआ, अपनी नौकरी पे बाहर आया, और मुझे गर्व है कि मैंने आपका साथ दिया उसमें, हुँ। कहते हैं वो, और उतना रिस्पेक्ट करते हैं आज भी।
तो पर ये मंशा है मतलब सरकार कोई की। अच्छा काम अगर करना भी चाहे तो मुझ उसे पे सैकड़ों मुकदमे हैं हुँ। थोड़ी, और मरते तो मैं रखती हूँ एक आध। एक मुकदमा तो अभी चल रहा है, तो बार-बार हमारे वकील साहब कहते हैं कि इसको कब खत्म करवाओगे? मैंने कहा ऐसे चलने दो मेरा आजीवन। मुझे याद रहेगा कि ये भी मुकदमा है। और मैम सुना है आपके एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रखे हैं। हाँ, जैसे आप अभी बता रहे थे कि बस शायद रॉड्स पे आप हाँ। चल रहे हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब ये ऐसा क्या वाक़या हुआ कि इस तरीके से आपका एक्सीडेंट करवाया गया? अप्रैल में मैंने वो लड़की जिसका मैं अभी ज़िक्र कर रही हूँ, हुँ, मध्य प्रदेश की थी वो, उसको निकालना निकली तो वो खुद, लेकिन उसकी बच्ची को निकालना, उनको घेर के हमने खरकौदा पे उनको पकड़ा, वो बच्ची छीनी, कैसे जो कुछ भी हुआ पूरा एक बड़ा इश्यू हुआ वो, और फिर मुकदमा लिखाया। और मैं इसे कहते हुए ज़रा नहीं डरती हूँ कहीं भी कि इसमें पूरी पुलिस की भूमिका रही। तो पूरा बड़े सिस्टम अधिकारियों की इन्वॉल्व रही। रहता है? पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व था ये करने में कि ये मुकदमा ना हो। हुँ। हुँ, उस व्यक्ति पे जो वहाँ का सबसे बड़ा खैर हुआ है, अब तो नहीं रहा, कि उस पे मुकदमा ना हो। पूरी कोशिश की गई, पूरा मुझे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं डट के ऐसे ही थाने में खड़ी रही। मैंने कहा मुकदमा तो होगा सर, कुछ भी हो जाए। अल्टीमेटली उनको उन्हीं धाराओं में गंभीर धाराएँ थी उनमें करना पड़ा, और ये अप्रैल की बात है 2010 की। उसके बाद और तेज़ी से कुछ और लड़कियाँ उसी जगह से निकली, फिर और जगह से कई, मतलब ऐसा हुआ कि उस साल में शायद 50-60 लड़कियाँ हम लोगों ने निकाली, और उसके जबकि इतनी ये संख्या में हमने कभी नहीं निकाली थी। हमको क्योंकि 6-6 महीने लग जाते थे एक-एक लड़की निकालने में। नतीजा ये हुआ कि वो मुझसे शायद बहुत ज़्यादा खफ़ा हो गए, हुँ, हुँ। और बेटी की शादी थी हुँ, 11 जनवरी की, और 31 दिसंबर को हम लोग कार्ड बाँटने निकले। हमारे एक और साथी हमारे साथ थे, तो वो गाड़ी चला रहे थे। थोड़ा-सी दूर घर से गए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो कोई, बारिश पड़ रही थी हल्की-हल्की, सर्दी तो होती है, कि कोई फ़ॉलो कर रहा है। अच्छा। हाँ, और चूँकि वो पुलिस में थे, हमने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि भई आप यहाँ भी पुलिसिया बात चला रहे हो, कोई फ़ॉलो, अभी घर से निकलते में कोई हमें फ़ॉलो करेगा? हुँ। चलो, थोड़ा और आगे गए, मेन रोड पे आ गए, तो उनका कोई फ़ॉलो कर रहा है। फिर उन्होंने किसी को फ़ोन किया कि उस जगह पे मिलो, और रुकना मत, गली में एंटर कर जाना किसी में, मैं तुम्हें देख लूँगा और उस गली से मैं तुमसे गाड़ी बदलूँगा, गाड़ी ले आना। हाँ, गाड़ी बदल ली, लेकिन जो फ़ॉलो कर रहा है तो वो तो सब चीज़ को कर रहा है ना। हुँ, फिर उसने फ़ॉलो किया होगा, फिर देखा होगा, फिर वो आगे गए तो आगे जाके कहने लगे कि मेडिकल के पास कि देखो कोई तो कर रहा है, कुछ तो है, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन हो या मेरा दुश्मन हो, 2 में से एक का तो है। मैंने कहा फिर क्या करें? बोले नहीं, देखते हैं क्या होगा। फिर जैसे बेटी का घर हो सड़क के इस पार, मतलब घर गाँव है उसका, उसके सास-ससुर के पास हम जा रहे थे, थोड़ी गाड़ी ऐसे उतारी और ऐसे मुड़ना था सड़क पार करने के लिए, लेकिन दिख गया था हमें सामने दूध का टैंकर खड़ा था। अच्छा। तो उन्होंने एकदम कहा कि नीचे झुक जाओ। वो हमारी तरफ बिल्कुल तेज़ी से बढ़ा, सड़क के उस किनारे पे बढ़ा है। बस इतना मुझे याद है, और कुछ याद नहीं है। फिर तो कैसे लोगों ने निकाला हमको नहीं मालूम, हमारे फ़ोन में से नंबर लेके भेजे होंगे, जो भी ऑटो में कैसे आया। मुझे हल्की-सी याद है कि ऑटो में वो नीचे कहीं ऐसे बैठे हुए हैं, मैं शायद सीट पे हूँ, तो उन्होंने बस इतना हाथ दिए, मुझे उनकी घड़ी याद है, तो उन्होंने मुझे कहा मेरे बहुत दर्द है। हुँ। तो उनका तो पूरा शरीर लोहे में है, मेरी तो जो है वो है ही, और वो बहुत डैमेज हुए कि सालों बिस्तर पे, अभी भी ऐसे ही मानो कि बिस्तर पे हैं बिल्कुल। ओह! हाँ, बहुत बुरा उनका हाल हुआ, और मेरे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं बची कि जहाँ रॉड ना हो, जहाँ टूट-फूट ना हो, दर्द ना हो, इसलिए दर्द की इंतहा होती है ना, तो ख़त्म हो जाता है मैम दर्द। पर मुझे लगता है कि शायद इन्हीं दर्द ने आपको और स्ट्रॉन्ग हाँ, बनाया है। हाँ, और तो तेज़ी से हमने किया फिर। हुँ। उन्हें लग रहा था कि अब हम डर जाएँगे, मगर उसके बाद कुछ परिवर्तन हुए कि वो आया, आके माफ़ी भी माँगी। अच्छा, हाँ, जिन्होंने करवाया था ये? हाँ। ओह! और फिर कहा कि गलती हो गई। वो बताते हैं ये लोग कि मुझे हॉस्पिटल में भी देखने आया वो। फिर उसके बाद में घर भी आया। आके बोला कि भई मुझे तो राखी बाँध दो। मैंने कहा अभी तो रक्षाबंधन भी है, और भाई तुम जानते भी नहीं, दूसरी कम्युनिटी के थे, हुँ, तुम जानते भी नहीं इसका क्या महत्व है। कोई बात नहीं, मैं धागा लेके आया, वो काला धागा लेके आया। मैंने बाँध दिया, मैंने कहा क्या है ये, क्या निभाएगा? अपने को बचा रहा है कि मुझे बचा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिर उसने हमसे बहुत सारी लड़कियाँ निकाली, 30-35 लड़कियाँ उसी ने निकलवाई अकेले। ओह! तो मतलब उनको गिल्ट हुआ। पछतावा तो हुआ, हाँ, कि भई इसने हाँ। कोई अपने लिए तो कुछ नहीं कर रही थी, हुँ। जो कुछ कर रही थी इन बच्चियों के लिए कर रही थी, जैसा भी है। और बताया, कहा मैं सामने नहीं आऊँगा, वहाँ है लड़की। खुद अपने यहाँ से, जो महिला को उसने रखा हुँ। हुआ था, उसके यहाँ से भी निकलवाई। अच्छा। हुँ, मैम सो हुँ, इंडिया के कुछ फ़ेमस रेड लाइट एरियाज़ के बारे में तो जैसे हम लोगों को पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में जीबी रोड है, मुंबई में कमाठीपुरा है, हुँ,
मेरठ का कबाड़ी बाज़ार, प्लस अलवर में भी कुछ रेड लाइट एरियाज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कलसाड़ा, हम लोग ऑफ़लाइन में डिस्कस कर रहे हाँ, थे। हाँ, रेशम फैक्ट्री है हाँ, और गाजू का या हाँ, गाजू की नदी के पास है। हाँ। तो और ऐसे कौन-कौन से रेड लाइट एरियाज़ हैं जो बहुत एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं? जैसे देखिए आगरा में है एक जगह, हुँ, पूरा गाँव है, बस यही है। जहाँ विदेशी भी जाते हैं, हाई-फाई है सब चीज़, अब तो बहुत बढ़िया हो गया है। विदेशी भी जाते हैं, इधर टूरिस्ट हैं, अगर उनको वसई चाहिए में तो हैंडीक्राफ्ट्स का भी काम होता है। बहुत है, हाँ। बहुत है, मैंने तभी कहा कि वो उसके लिए बदनाम है। हुँ, अच्छा। और बहुत सी ऐसी जगह है कि जैसे एक पूरी गली, अभी किसी ने मुझे कहा कि पूरी गली है हमारे यहाँ, आप यहाँ मुरादाबाद में, कि जो आइडेंटिफाइड नहीं है लेकिन है। अगर आप आके देखोगी तो वो यही इस तरह का ही वहाँ काम होता है। हुँ, और अभी तो जैसे अभी धर्म नगरी में है, कुछ बात चल रही है, उसको मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ बात चल रही है कि ये सब हो रहा है और कुछ सबूत किसी ने भेजे हैं हमको। तो अगला टारगेट तो हमारा वही है कि पहले अपने धर्म स्थानों को तो थोड़ा वो किया जाए। पर उससे ज़्यादा खतरा जो है हमको होटल से है। हुँ, क्योंकि अगर मैं अपने शहर से शुरू करूँ, मेरा छोटा-सा शहर है, मगर इस कदर होटल हैं, चलिए वहाँ है बिज़नेस, ऐसे स्पोर्ट्स का काम वहाँ है, खादी का काम वहाँ है, ज्वेलरी का भी अभी हब बन रहा है, काफ़ी स्वर्ण नगरी करने का बात चल रही है। लेकिन इतने होटल्स की कहाँ ज़रूरत है? अगर कोई व्यापारी आता भी है, पहले एक सिस्टम होता था कपड़े के काम के लिए कि अ, जिनका काम है, वो अपना एक बैठक इस तरह की बना के रखते थे कि जहाँ उनका व्यापारी आए ताकि उसको कोई दूसरा ना तोड़ ले। उसके पीछे ये मंशा होती थी। वो आए, उन्हीं के यहाँ ठहरे, उन्हीं के यहाँ वो अच्छे से एंटरटेन करते थे, वहीं उसको सब कपड़ा दिखाते थे कि आप यहाँ से देख लें और हमको ऑर्डर कर जाएँ। वो चला जाता था। लेकिन अगर वो होटल में जा रहा है, तो वो तो ऐसे ही व्यापारी के लिए खतरा है हुँ, कि दूसरा भी जाएगा उसके पास। तुम ₹1 की चीज़ दे रहे हो, वो हो सकता है ₹1 में 25 पैसे कम कर दे, हुँ, तो वो दे देगा। तो ऐसी कहाँ होटल्स की ज़रूरत आन पड़ी, या खिलाड़ी जो आते हैं हमारे यहाँ से लेने, वो तो आते हैं और जाते हैं, रुकते कहाँ हैं? ये रुके भी तो जो भी उनके प्रायोजक हैं, वो अपने यहाँ पे जगह जो भी होटल्स हैं शहर के अंदर, उनमें ठहराते हैं। लेकिन हाईवे आप देखें तो होटल से भरा पड़ा है। 5 स्टार, 7 स्टार होटल से भरा पड़ा है और वो कभी खाली नहीं होते। ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अभी बहुत जगह एक कमरा नीचे, एक कमरा ऊपर है, होटल है। और आजकल तो फिर होटल ऐसे भी तो आ गए हैं ना, एक ब्रांड जो बिल्कुल, एक ब्रांड घंटे बहुत के हिसाब से घंटे रूम के देता हिसाब है। से वो दे रहा है। और मैंने पूरे नोएडा में देखा कि अक्सर जाना हो रहा है आजकल कि जहाँ वो है फैक्ट्री एरियाज़ ज़्यादा हैं, थोड़ा देहात हो रहा है और थोड़ा गंदगी सी हो रही है और ऐसा, तो वहाँ टीन शेड लगा हुआ है और उसपे लिख रहा है नंबर, नीचे होटल का नाम, है अच्छा। ना? वाह! ऐसे कब प्रचार होता था होटल्स का? होटल्स का हुँ। तो हमने आज भी नहीं देखा। हाईवे पे ज़रूर लग जाते थे कि भई वहाँ यहाँ ये है, यहाँ चोटी वाला है, यहाँ फलाने वाला, यहाँ ये है, कि किसी को ठहरना, वो भी कहाँ जहाँ बहुत पर्यटक आ रहे हों। हुँ। मेरठ तो पर्यटक स्थल भी नहीं है अभी। तब कैसे इतना क्यों लिख रहा है उसका नाम? और शमशान के बराबर में किसी ने 2 कमरे बना रखे हैं, तो वहाँ भी उस होटल्स की फ्रेंचाइज़ी है। जंगल में नहर के किनारे किसी ने एक घर बना रखा है, नीचे ट्यूबवेल लग रही है, ऊपर एक कमरा है, तो वहाँ भी फ्रेंचाइज़ी है उसकी। समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है? कौन वहाँ जाके रुक रहा है? और वो घंटे के हिसाब से दिया जा रहा है। अभी किसी ने कहा फ्लाईओवर के नीचे और मैडम आप इसमें कुछ करो। तो भैया सारे भगत सिंह मेरे घर थोड़ी पैदा होने हैं। हुँ, एक आध अपने घर भी पैदा कर लो। हुँ। तुम वहीं यूँ जी मेरी बेटियाँ खराब हो जाएँगी, सामने ही मेरा घर है। हुँ, तो भाई आवाज़ उठाओ ना, बोले नहीं, नहीं मैं सामने नहीं आऊँगी। बताओ? अब मुझे वो बार-बार मैसेज करती हैं, मैडम आपसे बड़ी उम्मीद थी, आपने निराश कर दिया। तो भैया निराश हो जाओ। हुँ। अगर तुम अपना घर भी साफ नहीं कर सकते, मुझसे लोग कहते हैं कि आप जीबी रोड पे नहीं कर रही। मेरा अपना घर मुझसे साफ नहीं हो रहा, वो साफ हुआ तो घरों में बस गई, वहाँ से हटे तो ये होटल्स हो गए। तो मैं कहाँ से जीबी रोड और वो चीज़ें साफ और करने के आजकल लिए आ तो ये जाऊँ? स्पा सेंटर में भी तो चल रहा है हाँ, ना स्पा स्पा। सेंटर्स वही मैं कह रही हूँ, स्पा है, मसाज है, भई मसाज पार्लर, मॉडर्नाइज़ेशन हो गया है मॉडर्नाइज़ेशन बेसिकली। हो गया है इसका और मसाज पार्लर आप चला रहे हैं। तो कोई बुराई नहीं है, आप पुरुष से पुरुष की मसाज कराइए, महिला की महिला से कराइए, लेकिन नहीं है, पुरुष की महिला करेंगे, काफ़ी रेड भी होती हैं और हाईएस्ट आता है कि संदिग्ध हाँ, और अवस्था में लोग। इनफैक्ट मॉल्स में भी है यहाँ पे तो मतलब वो थोड़े से हाँ, शेडी से ही लगते शेडी हाँ, हैं और उनके बारे में सुना भी ऐसे ही हाँ, किस्से हैं कि यार मत जाओ यहाँ मत पे जाओ मतलब यहाँ। और पता है कि वहाँ जिनको जाना अच्छा है। मसाज में, स्पा में कौन जाएगा? पहली बात जिसके पास ठीक-ठाक पैसा वो सभी अपने यहाँ जकूज़ी बना के रखते हैं, हुँ, है ना? हुँ। उनको स्पा की ज़रूरत नहीं तुम्हारे। मसाज की भी बात है, आदमी जिम में चला जाता है, तुम्हारे पार्लर में आने की क्या ज़रूरत है? मसाज पार्लर, यूनिसेक्स मसाज पार्लर। हुँ, पहले ही रख लिया तुमने बचाव के लिए कि वो यूनिसेक्स मसाज पार्लर है। वो कहाँ ज़रूरत है? अब किसको है?
जब तुम एक थोड़ी देर के मसाज के 30,000 रुपए ले रहे हो, तो वही आदमी आएगा जिसकी कम से कम 20 लाख की आमदनी होगी। हुँ, आम आदमी तो आएगा नहीं। हुँ, तब आप वो हाई-फाई लड़कियाँ भी रखेंगे। हुँ। अभी लड़कियाँ शिकायत भी कर रही हैं, हम गए जी वहाँ पे और हमें इस काम के लिए, अभी ये कल हुआ है कि जहाँ 30,000 रुपए पे लड़कियाँ रखी, कौन-सी जगह की है मैं भूल रही हूँ उसको। हाँ, 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 रुड़की कि 30,000 रुपए सैलरी देके उन लड़कियों को रखा जा रहा है होटल में, कर्मचारी के तौर पर, ड्रेसेस दी गई हैं, सब कुछ है। वो हुँ। क्या कर रही हैं भई, खाना भी लेके जा रही हैं और भी काम कर रही हैं, गेस्ट को भी एंटरटेन कर रही हैं। मैंने इनफैक्ट ये जो दिल्ली का एरो सिटी है उसके बारे में भी सुना है कि वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी काफ़ी जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं वो आके रुकते हैं और वहाँ शायद विदेशी लड़कियों का बहुत हाँ, ज़्यादा रूसी वो लड़कियों भी का है। हाँ, काफ़ी, अभी भी कुछ रूसी लड़कियाँ पकड़ी हैं। इससे बड़ा एक और खतरे का जो आ गया है, अभी तक हुँ, हम सोचते हैं कि ये सब है, लेकिन अब ये प्रोफ़ेशन में हमने शामिल कर लिया है। हुँ। मुझे आज भी कोई मुझे पूछता है कि आपका प्रोफ़ेशन है? मेरा प्रोफ़ेशन हरगिज़ भी नहीं है ये, मेरा पैशन है बस। अभी तो प्रोफ़ेशन के तौर पे विकसित हो रहा है जिगोलो, हुँ, समझिए। जी, यंग लड़के ख़राब हो रहे हैं। हाँ। उम्र-दराज़ औरतें हैं, जिनके घरों में पैसा है, मर्द इधर-उधर हैं या इनकैपेबल हैं या अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जिगोलो हैं उनके लिए। अब 1-1 लाख रुपया, एक रात का, 1 लाख रुपए 1 रात हाँ, का? बहुत। ये मैंने हाँ, किसी का एक पॉडकास्ट देखा था उसमें वो खुद इंटरव्यू दे रहे थे जो जिगोलो पहले थे वो कहीं कैसे ना कैसे रेस्क्यू करके आए एंड वो बता रहे थे कि ये सिर्फ मतलब नॉर्मल एक सेक्स वर्क वाला सीन नहीं है वो जो हम लड़कों के बारे में या जो हमने हीरा मंडी में देखा है कि उस जैसे आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होता है उसके साथ मारपीट होती है हाँ, हाँ, वो ये बता रहा था कि मतलब किस किस तरह की मारपीट या मारपीट। किस तरह का जो एक शोषण होता हाँ, है हाँ, वो लड़कों का लड़कों लड़कों का, का कि वो मैं क्योंकि वो आपको पैसा दे रही है वो औरत। हाँ, उसकी जो अतृप्त वासना है, हुँ, वो उसको हर तरह से टीज़ करने का, जो उसके साथ बीता होगा कभी। हो सकता है कभी पति, बहुत से सैडिस्ट होते हैं, हुँ, जिनको इसी से ही एक बहुत एन्जॉय करते हैं वो इसी में, कि वो मारें, पीटें, उसके बाद औरत के साथ जाएँ। तो वो सब उनसे लेती हैं। मोटी हैं, भद्दी हैं, उनमें कोई कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रति मर्द आकर्षित हो सके। तो वो अपने आकर्षण को ऐसे किसी को टीज़ करके ऐसे अपने आप को संतुष्ट करती हैं कि देखा, मैं तो आज भी एक जवान लड़के को भी मार सकती हूँ और उसे बाध्य कर सकती हूँ कि वो मेरे साथ सेक्स करे। कि उनकी क्वेरी भी ऐसे ही जाती है, जितना ज़्यादा पैसा जैसे लाख रुपए पर हाँ, नाइट या 1.5 लाख रुपए हाँ, पर नाइट तो उसका मतलब ये है कि वो जो जैसा चाहे वैसे करें। वैसा ट्रीट कर सकती है। आपके पास ये नहीं है कि आपने समय दे बस अब ये हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। हाँ, हुँ, कम नहीं। से कम इतना तो है रेड लाइट एरिया में कि हुँ, आपके पास एक कस्टमर आया और आपके साथ उसने अपने सेक्स की बुक मिटाई और वो चला गया, बस। हाँ, नहीं है। हुँ, ये आप जो पूरी रात के लिए बुक हैं। और ये तो मतलब हाँ, सिर्फ़ एक एरिया रिस्ट्रिक्टेड अरे! नहीं हो गया ना, कहीं ना, पे भी ना, कहीं भी, कोई भी कर सकता है। कोई भी, हाँ, कोई भी। और एक और केस था इसमें मतलब ये तो चलो हम 45-50 साल की लेडी का मैं आपको किस्सा बता रही हूँ जिन्होंने ये किया था। वो एक था एक ग्रुप आया था बच्चों का मतलब वो कॉलेज के बच्चे होंगे। उन्होंने एक लड़के को बुलाया जिगोलो को और उनके साथ जो-जो हरकतें करी मतलब स्पेशली लड़कियों ने, हुँ, हुँ, वो तो मतलब मैं शायद यहाँ बोल भी हाँ, नहीं सकती और ना हाँ, मुझसे वो सुना जा रहा था कि ये इतना एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम, सैडिज़्म बिहेवियर हाँ, है, वो बहुत एक्सट्रीम हुँ, जाता जा रहा है कहीं न हुँ, कहीं इन हाँ। चक्करों में। वो देखिए, हम उस मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक। हुँ, मानसिकता ये है कि ये टिट फॉर टैट। मान लो घर में एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना और बाद-बाद में थप्पड़ मार दिया या कुछ इस तरह का। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं कि जहाँ इस तरह की है। या वो क्या देख रहे हैं फ़ोन में, वो उसे ये उत्साहित कर रहा है कि मैं पैसा खर्च करके, मेरे पास तो पैसा है। मैं क्यों नहीं किसी को हायर कर सकती? क्यों अफ़ेयर में पड़ूँ? क्यों मैं उसकी डाँट खाऊँगी? क्यों मैं उसकी मार खाऊँगी? मेरे पास पैसा है। हुँ, मैं किसी को भी खरीद सकती हूँ और रोज़ नया खरीद सकती हूँ। और फिर वो मतलब देखिए, ये ऑर्गेनिज़्म नहीं है, ये सैडिज़्म है, हाँ, मतलब ये इनह्यूमेन है। इनह्यूमन है। आप उसको क्या पाने की चाहत है, ये नहीं पता। तो ये हम जो है ना, मतलब अगर ये प्रोफ़ेशन में बदल रहा है ये सब चीज़ें, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमको सचेत हो जाना चाहिए। अगर आज भी हम नहीं हुए, मैं सच कह रही हूँ आज आपके पॉडकास्ट से ये कि मैं इन पॉडकास्ट के लिए कभी तैयार नहीं, जब पहला हुआ, मैं उस समय भी तैयार नहीं थी। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं उनको, ये मुझे ऐसा हो जाएगा जैसे मैं उनको बेच रही हूँ। तो उन्होंने कहा, "आप पैसे नहीं ले रही, आप किसी से कुछ कह नहीं रही, एक बार आके कहिए, कम से कम लोगों के सामने आए।" लेकिन फिर मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है हुँ, कि लोग आवाज़ उठानी। जागरूक हों कि इसे प्रोफ़ेशन बनने से पहले रोक लीजिए।
वो बिल्कुल। पीयूष मिश्रा गाते हैं ना कि जैसी बची है वैसी की वैसी, बचा लो ये दुनिया। जितनी बची है उतनी तो बचा लो। हम तो जाती हुई दुनिया है, आप लोग आते हुए हैं, बिल्कुल। तो बचा लो इस दुनिया को, इस गंदगी से बचाओ। वो जो हमारा क्यों, क्या फ़र्क है? हम में और आप में क्या फ़र्क है? हम भी वही स्त्री हैं, आप भी वही स्त्री हैं, तुम भी वही पुरुष हो, वो भी वही पुरुष है। तो ऐसा क्या बदल गया कि जब शादी होती थी और हम बरसों बरस, और एक समय ऐसा आता था कि पति-पत्नी भाई-बहन जैसे हो जाते हैं, शक्लें मिलने लगती हैं, आदतें इस कदर मिलने लगती हैं। आखिर ये क्या है? आज ब्रेकअप है, कल मेकअप है, हुँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा। आजकल ये इनफिडेलिटी और हाँ, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये ये भी सब बहुत ही कॉमन हो गया बहुत है। कॉमन हो गया पेशेंस है, लेवल लोगों खत्म। का बिल्कुल खत्म हो खत्म गया हो है। गया। और क्यों वो खराब औरतें हैं? मैं तो फिर कहती हूँ, चाहे वो हुँ। मर्जी से कर रही हैं, कॉल गर्ल्स हैं, वो इस तरह बुलाई जा रही हैं, तो क्यों उन्हें खराब कह रहे हैं? हुँ। आप क्या हैं? सोचना हम लोगों के लिए कठिन काम है कि एक पुरुष के होते हुए हम किसी दूसरे के पास जा सकें, कल्पना कर सकें। हुँ। ये कल्पना करें कि कोई और होता, नहीं हो सकता। हमारे, अगर आप ज़माने में जा रहे हैं, अगर हमारी मानसिकता को समझें, तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि हमको वो सारी चीज़ें बताई जा रही, बचपन से बताई जा रही हैं कि बेटा, पति, मैं पति परमेश्वर जैसी उसका विरोध करती हूँ। परमेश्वर नहीं, उसको पति बना रहने दो ना। उसके दुख-सुख हमारे और हमारे दुख-सुख उसके। परमेश्वर के तो बस कोई फिर दुःख ही नहीं है। हुँ। तो वो बना रहता था। छोटी-छोटी बातें, मान लो मैं अपनी कहूँ कि मुझे कोई चीज़ की दिक्कत है, मुझे आज परेशानी हुई कि भई ये बात गलत है। शिकायत ही है। शिकायतों के दौर नहीं होते थे उस समय। ये आप नहीं कह सकते थे कि भई फलाने ने मुझे ये कह दिया, उसने ये कह दिया। लेकिन फिर भी उसको ढाल के कि मुझे आज अच्छा नहीं लगा। हुँ। ऐसे मैं नहीं करूँ, पर कहना मत। हुँ। मन हल्का हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ। और चाहे उन्होंने उसी समय 2-4 कह दी, मैं अभी करूँगा, इनका फजीता ऐसे कैसे कह दिया, और मैं, मुझे पता है वो बाहर नहीं करेंगे, हुँ। यही बात हो रही है। मगर मेरे दिल को संतुष्टि हो गई, और 90% उस समय की औरतों के साथ यही होता था। आज क्या है? आज तो आप खुद ही कह रहे हैं। आप रील्स देखो उठा-उठा के। हालाँकि वो भी मैं कह रही हूँ कि वो सचेत कर रहे हैं आपको। अगर ऐसा कर रहे हैं कि सास-ससुर के साथ ऐसा हो रहा है, माँ-बाप के साथ कर रहे हैं लोग। क्या आप, पता नहीं आप लोगों का, लेकिन आज एक माँ-बाप अपने बच्चे का मोबाइल नहीं देख सकते, आप इसमें क्या देख रहे हो? और अगर एक दिन उनके पास मोबाइल ना हो, तो पागल जैसे हो जाते हैं। क्या है ऐसा इसमें? कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हो? ये तो ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। हमारे ज़माने में तो हमें किताबें ढूँढनी पड़ती थी लाइब्रेरियों में जाके। तुम्हारे पास तो ज्ञान का भंडार घर में खुला पड़ा है, इसको देखता है कोई बच्चा? क्या उसमें देख रहा है, क्या नहीं, क्या सीखेगा? बिल्कुल। और कुछ नहीं। जैसा आपने बताया कि 15 साल का बच्चा रेड लाइट बच्चा रेड एरिया में लाइट एरिया। मिला, हाँ। तो वो फ़ोन से ही कहीं न कहीं देखा होगा ना उसने? नहीं, वो ज़माना फ़ोन का नहीं था। अच्छा। लेकिन चूँकि हम घर के इतने उस घर इतने नज़दीक थे हाँ। हम लोगों के, तो कहीं न कहीं से उसको ये पता हुआ चला कि मैं वो। जाके देखूँ क्या है ऊपर। हुँ। और आजकल तो एक्सपोज़र खुला है, और कोई मैं खुला है। लिमिट वही ही नहीं हम है। लोग ये इसकी मॉडर्नाइज़ेशन की बात कर रहे थे ना, तो अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे एक और किस्सा पता चला कि पानीपत में कुछ कॉलेजेस हैं, जिसमें रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद लड़कियाँ कॉलेज की बस में ही जो वीआईपी लोग होते हैं, उनके पास सज-धज के जाती हैं हुँ। और उन्हें उस चीज़ का पर नाइट पैसा भी दिया जाता है। आप जस्ट इमेजिन एक लड़की जो अपने घर से हॉस्टल गई है पढ़ाई करने के लिए, वो ऐसी कुछ नहीं, तो कामों उसके में लिप्त उसके है। पीछे किसकी गलती है ज़रा बताओ? जो बता सकते वीआईपी हो? बुला रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जी। अगर आप यहाँ गुड़गाँव में रह रहे हैं, तो हुँ, क्या गुड़गाँव एजुकेशन हब नहीं है? यहाँ हुँ, कॉलेजेस नहीं है? तो हुँ, यहाँ नहीं पढ़ सकते आप? आपका होगा हैदराबाद। हुँ, आप माँगोगे वो कॉलेज। मैंने 3 माँगे काउंसलिंग में, ये कॉलेज है। जो सबसे ज़्यादा दूर हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, कहीं और हो, मेरे शहर दूर। मेरे शहर की लड़कियाँ लड़के जा रहे हैं बैंगलोर पढ़ने। बैंगलोर के पढ़ने आ रहे हैं मेरे शहर में, जबकि मेरा, अब तो मेरठ एजुकेशन हब है। हुँ। 19 यूनिवर्सिटी हैं अकेले मेरठ में। तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते वो बच्चे? क्योंकि माँ-बाप का अंकुश नहीं चाहिए। किसी का भी अंकुश नहीं चाहिए। अगर मेरा शहर छोटा-सा है, कस्बाई मानसिकता है, तो हर, अगर किसी के साथ आप जा भी रहे हैं, तो घर तक पहुँच जाएगी, भई वो कौन लड़का था उसके साथ जा रही थी लड़की आज। हुँ, ये तो है, है ना? ये तो हम और खुद वहाँ एक पर, छोटे शहर छोटे-छोटे से शहर हैं, से हैं हमने तो है ना? देखा है ये है ना? चीज़। तो अभी तो कुछ नहीं, आप चले गए दिल्ली, आपसे मैं, मेरे लिए तो शॉकिंग है कि दिल्ली में जब कोई पीजी में रहने जाता है, तो उसके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पूछता नहीं है। हुँ। और अगर मैं अपने शहर की बात बताऊँ, मेरे यहाँ एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ मैं समझती हूँ कि 70-80 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। वो पूरे एरिया में, आस-पास के में हॉस्टल खुल गए थे, घरों में, पीजी खुल गए थे, लोगों के एक आमदनी का साधन बन गया था। उन्हें जैसे ही लगा कि कुछ खराब हो रहा है, उन्होंने एटवांस बंद किए। उन्होंने स्ट्रिक्ट हिदायत की कि ये आपके कॉलम में भरा जाएगा कि आप मेरे हॉस्टल में रहेंगे, अंदर के।
अब आज हुँ। बाहर किसी का हॉस्टल नहीं चल रहा, सबके खाली पड़े हैं, मगर बाहर नहीं चल रहा एक भी। हुँ। क्योंकि रोक-टोक नहीं है, कौन आ रहा है? वो लड़कियाँ ही कहती हैं, हमारे पास कोई भी आए, हम आपको पे कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब है? और हुँ। दिल्ली में तो कोई पूछता नहीं है हुँ। कि कौन रह दिल्ली रहा में है, कौन पैसे आ से रहा है, मतलब है। कौन पैसे से मतलब है, उनका पर मतलब ही हम नहीं। जब दिल्ली आए थे हाँ, तो हमारा जो पीजी था, आस-पास के जो भी पीजी थे, फर्स्ट टाइम आए थे, तो उसमें यही था टाइमिंग, मतलब 8 बजे, या मुझे याद है शायद साढ़े हाँ, 8 का बस। टाइम होता था। तो अगर कहीं बाहर खाने भी जाना है तो हाँ, फटाफट भाग के खा आना के आओ। पड़ता था कि हाँ, इसके अब बाद नहीं तो है, अब नहीं है, वो आपसे भी उलझेंगे, कल हुँ, छोड़ के चले जाएँगे, दूसरी जगह जाएँगे। तो ऐसा क्या क्यों नहीं देख रहे माँ-बाप, जाके नहीं देख सकते हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है? आप उनका फ़ोन ही नहीं झाँक सकते, आप उनके कमरे में नहीं जान से जा जा सकते। हमें तो नहीं समझ में आया। हम तो आजकल बहुत तो बच्चों के कमरे में जाने के लिए भी खटखटाना पड़ता खटखटाना है। पड़ता है, बताइए नॉक नहीं किया, प्राइवेसी मैटर्स। प्राइवेसी। प्राइवेसी मैटर्स। तो ये भई मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो फिर क्यों शिकायत है? फिर कोई शिकायत नहीं। फिर वही मेरा सवाल है कि फिर वो ही खराब औरतें क्यों? हुँ, जहाँ उनकी डिमांड पूरी हो रही है, वहाँ जा रहे हैं। मैम एक वापस रेड लाइट एरियाज़ में मूव हुँ, करते हैं, तो रेड लाइट एरियाज़ में जो ये लड़कियाँ होती हैं, मेरा असम्पशन है कि मोस्टली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू आती हाँ, होंगी क्योंकि आज के टाइम पे किडनैपिंग के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। हाँ। तो मुझे पर्सनली लगता है कि मे बी यहाँ पे जो लड़कियाँ आती हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही आती होंगी। तो क्या ये असम्पशन सही है? 100% ह्यूमन इंटरेस्ट, मैं 99 भी नहीं कह रही हूँ, 100%। क्योंकि अब उनकी बेटियाँ नहीं हैं वहाँ, हुँ। उनकी बेटियाँ तो पढ़ रही हैं, ये मेरी गलती है। मेरे शहर में उनकी बेटियाँ पढ़ रही हैं, अच्छे हाइली एजुकेटेड हैं, उनके बेटे पढ़ रहे हैं, जो अपनी माँओं को भी सम्मानजनक जीवन दे रहे हैं। मगर हम जैसे नरपिशाच हैं जो लाके बेटियों को बेच रहे हैं, शादी के नाम पे, फेक लव अफेयर में, काम के नाम पे, उनकी गरीबी भुनाते हुए, उनकी तकलीफ़ भुनाते हुए, एकाकीपन, वो सब भुना के हम वहाँ लाके बेच रहे हैं। कुछ ऐसे ये किस्से? हाँ, जैसे देखिए मेरे शहर की एक लड़की होती है, और देखिए स्टेक होल्डर्स कौन-कौन है, वो उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। मेरे शहर की एक लड़की है, बहुत नज़दीक से, मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर पे उसका घर, और वहाँ से माँ-बाप रहे नहीं थे और भाई-भाभी ने कह दिया हम पे बोझ है तू, जा, हुँ। कपड़े भर अपने चली जा। लड़की ने अपने कपड़े भरे बेचारी ने, चल दी, रात का टाइम। बाहर जाके किसी रिक्शे वाले से कहा कि मुझे तुम सॉरी आपका फ्लो ब्रेक करने के लिए पॉडकास्ट से। बट हम लोगों ने ना नोटिस किया है कि हमारे 95% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। सो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा एक्ट हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और आप लोगों के हमें कमेंट्स भी मिलते हैं, जो हमारे पॉडकास्ट में आप कमेंट्स डालते हैं, ईमेल्स वगैरह डालते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करें, जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे पूछें और आप तक जवाब पहुँचाएँ। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको रिलेट करता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमें बहुत हेल्प होने वाली है। बस वहाँ तक छोड़ दो जहाँ कहीं धर्मशाला हो, सुबह मैं अपनी मौसी के चली जाऊँगी। हुँ। रिक्शे वाला ले आया, सीधे कबाड़ी बाज़ार कि इनमें से किसी कमरे पे ले जाना, औ तुम्हें शेल्टर मिल जाएगा। लेकिन अच्छे भी लोग हैं, कॉर्नर पे ही एक है हमारी मतलब साथी हैं, वैसे तो नहीं लेकिन मुझे भी जो लोग सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे वो लड़की को बिठा लिया, जाने हुँ। नहीं दिया। मैंने कहा बेटा मैं छोड़ के आऊँगा तुझे धर्मशाला में, और मुझे फ़ोन किया कि दीदी ऐसे है ये लड़की और लोकल लग रही है मुझे, आप तुरंत आ जाओ। मैं पहुँची, मुझे आधा घंटा लगा, तो छोटी-सी 15-16 साल की बच्ची, थैले ऐसे लपेटे हुए और ऐसे बैठी। मैं कहा बेटा कहाँ से? उसने पास में का नाम लिया, वहाँ से। घर से क्यों आ गई? ऐसे आते हैं क्या? बोली भैया भाभी ने ये कह दिया हम नहीं रख सकते तुझे, चली जा कहीं भी। और दूसरी कम्युनिटी से थी वो। तो मैंने कहा खैर नंबर है भाई का? हाँ है। मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने कहा 10 मिनट में आओ यहाँ। आ गया। बहन को देख के चौंका, फिर बोला घर से कहाँ भागे? उसके 2 थप्पड़ मारे। मैंने कहा तूने भगाया? उसने कहा तुमने ही तो भगाया था भैया, यूँ कह दी जब हमारे पास तेरे लिए नहीं है कुछ भी। मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा सुकून मिला उस समय कि ये वहाँ जाने से बच गई है। वरना उस जगह को देख के ज़िंदगी भर ये सोचती, बच भी जाती, ये एक ट्रॉमा होता है इस पे कि हुँ। क्या थी ये जगह? अगर मैं फँस जाती तो? मेरे साथ क्या होता? अगर आधा घंटा भी रुक जाती, तो वो सब देखती जो वहाँ हो रहा है दूसरी लड़कियों के साथ। इसलिए मैं मतलब केवल वहीं की नहीं, वो तो रिक्शा वाला ले आया, ये भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तरीका है। अभी लाता है एक लड़का कि एक लड़की का, मुस्लिम लड़की और किसी हिंदू लड़के से अफ़ेयर हो जाता है। बहुत गरीब, गरीब इतनी
कि माँ-बाप उसके एक एक्सीडेंट में मर गए। वो 2 भाई थे और 1 बहन, ये बच गए। ये घर में थे, ये बच गए। उनकी बुआ उनको ले गई। बुआ ने लड़के पाले अच्छे से क्योंकि बेटियों की शादी हो जानी थी उनके साथ, है ना? और बेटी को लगा दिया बिल्कुल काम में, वो धोबी थे, वो कपड़े धोने में लगी रही। घाट पे जाती, नदी है पास में ही, कपड़े धोने में। उसी दौरान किसी लड़के से उसका आस-पास के गाँव के अफ़ेयर हो गया। लड़का बहुत समझदार था। उसने ये कहा कि देख ये रिश्ता यहीं ख़त्म करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी तुम्हारी कभी शादी नहीं हो सकती और मेरे घरवाले तो हरगिज़ भी तैयार नहीं हो सकते। तुझे मैं एक बार को भगा के ले जाऊँ तो खिलाऊँगा क्या? लड़की थोड़ी उदास हुई और अपने घर चली गई। लड़का कभी लौट के आया नहीं। तो कोई और इस तरह का ट्रैफ़िकर फ़ॉलो कर रहा था उसके आस-पास। ट्रैफ़िकर कहीं दूर नहीं है, सब हमारे घरों के आस-पास है, कहीं दूर नहीं है। हमें पता भी नहीं होगा हमें कौन पता है। भी नहीं होता। वो उसके पड़ोस का ही लड़का था, उसने कहा देख लिया तूने दूसरी जाति में प्यार करने का, दूसरे धर्म में, ये काफ़िर हूँ, ये हूँ, 50 गालियाँ दी उसको और मैं करूँगा तेरे से शादी, तू परेशान मत हो और 1-2 दिन बाद मैं तुझे लेके चलूँगा, बाहर जाके निकाह कर लेंगे, फिर तेरे घरवाले कुछ बिगाड़ ये तुझसे सारी ज़िंदगी कपड़े ही धुलवाएँगे। लड़की इतनी समझदार नहीं थी या किस्मत की मारी हुई थी, परिस्थितियों की मारी हुई थी, उसके झांसे में आ गई। कुछ थोड़ा-सा उसके रिश्ता टूटने से भी थोड़ा-सा आहत थी। उस लड़के ने मैं उसे कहती हूँ कि वो ₹20 में बिक गई लड़की। उस लड़के ने एक टिकट दिया उसे मेरठ के लिए, बस का। उससे पैसे बचे ₹20 वो उसके हाथ में दिए और कह दिया कि वहाँ जाके रिक्शा वाले को कहना, जब तुम बस अड्डे पे उतरो कि मुझे कबाड़ी बाज़ार छोड़ देना, तुमसे पैसे नहीं लेगा वो। और किसी भी कमरे पे चली जाना, वो सब मेरी मौसियों के घर हैं। आजकल तो बंद हो गई, उन दिनों वहाँ पैंट लगती थी। पैंट क्या होती है? मतलब एक लोकल बाज़ार अच्छा। एक ही दिन शुक्रवार को लगता है, तो पैंट भरी हुई थी, बहुत भीड़ थी। लड़की चली गई ऊपर किसी पे भी। वहाँ जाने के बाद उसने देखा सब लड़कियाँ तैयार हो रही हैं, सभी है, लेकिन वही जिस बंदे को मैं कह रही हूँ कि वो मुझे फिर लड़कियाँ बता-बता के उसने निकाली मेरे एक्सीडेंट के बाद। उसने मुझे फ़ोन करा एक लड़की है, आ जाओ तुरंत। यह परिस्थिति ने करवाया क्योंकि वो उतर रहा था और मैं यूँ ही बाज़ार से गुज़र रही थी। हुँ। मेरा वहाँ ऊपर जाने का कुछ नहीं था, मैं अपने घर से आई थी और गुज़र रही थी यूँ ही। तो वो जैसे ही उतरा, वो ठिठका मुझे देख के मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा बहुत उड़ रहा है, एक दिन पंख काट दूँगी। और ऐसे ही कह के और मैं चली गई। तो उसने कहा रुको, रुको, रुको। रिक्शे वाला बुलाया, छोड़ जी कहता था मुझे, जीजी को छोड़ के आ। पैसे भी दिए ₹20 जाओ, जाओ, जाओ। मेरे से पहले मेरे ऑफ़िस पहुँच गया। मैंने कहा क्यों आया पीछे-पीछे? लड़की है निकाल दो। अभी आई है, अभी निकाल सकती हो बस। चलो ठीक है हम गए। हमने लड़की से पूछा भी तुझे दिखा नहीं है क्या हो रहा है? बोली मैंने सोचा है शादी है कोई। सब लड़कियाँ तैयार हो रही थी, शाम का टाइम था। शादी है इनके यहाँ कोई। तो मुझे नहीं पता। भोली-भाली सी और ऐसे हाथ के गंदी सी एक चप्पल टूटी हुई प्लास्टिक जैसी, बहुत ही गंदे से कपड़े, शायद किसी के उतरन या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा और इस हालत में वो बच्ची और कोई सुंदर भी नहीं थी, मैं ये कहूँ कि वो खूबसूरत थी या क्या था और बस ऐसे हाथ करे जा रही थी, ऐसे वो लगातार। मैंने कहा, "क्या है तेरे हाथ में?" ऐसे मैंने देखा तो ₹20 थे। हुँ। मैंने कहा, "ये किसने दिए?" "ये उसने दिए, जिसने मुझे कहा था तेरे से निकाह करूँगा।" मतलब छोटी-छोटी लड़कियों को बहला-फुसला के किसी न किसी तरह से किसी पहुँचा न दिया किसी जाता है यहाँ पे। उस उनका जो मार्मिक पॉइंट है, उसको पकड़ते हैं। हुँ। जो घर से पीड़ित हों, पैसे से पीड़ित हों या आपके प्यार में पड़ गई हों। वो अच्छे लड़के रहते हैं, दिखने-दिखाने लायक रहते हैं, जो फँसा सकें। क्योंकि ऐसा ही केरला स्टोरीज़ में भी दिखाया गया था कि लड़की को फँसा के खैर उसमें हुँ। एंगल ही टोटली हाँ। डिफरेंट था। गंगूबाई में भी हाँ, सेम हाँ, सेम था। वो जैसे कॉन्सेप्ट जैसे था। वो उसको लाया, हाँ, बिल्कुल सेम। इसलिए मैं कहती हूँ कि 99% तो नज़दीक है। एक तो उनकी चाल, नहीं, बिल्कुल हूबहू। मतलब जो वो इतना पल्लू जैसे हम रखते हैं बड़ा पल्लू, हाँ, क्योंकि हाँ। हमको सिर ढकना है, हुँ, तो ये यहाँ तक आएगा पल्लू हुँ, ताकि इसको पकड़े रखे। हुँ, 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 वो इतना सा पल्लू हुँ, और वो ऐसे थोड़ा झूम के चलना, हुँ, वो बिल्कुल हूबहू चलती हैं ऐसे। अच्छा। जैसे किन्नरों की एक अलग चाल होती है, हुँ। ऐसी वहाँ उनकी ये चाल। मुझे आज तक समझ नहीं आया ये चाल क्यों होती है? मुझे कभी नहीं आया। तो मैम जब हुँ, मतलब आप बोल रहे हैं कि ऐसे हाँ, पहचान लेते हैं तो जिन लड़कियों का आप रेस्क्यू करते हैं, उनकी चाल-ढाल वो भी तो वैसा ही रहता होगा? बहुत 90% तक उनके पहुँच जाती हैं उस हद तक। जब तक अगर जिसको 2-3 साल हो गए तो वो तो उसी तरीके से रह जाती हैं। हुँ। और मैं अब ये सोचती हूँ कि इतना इतना झेल के चाल क्या ज़िंदगी बदल जाती है। हुँ।
15-20 कस्टमर झेलने और उसके बाद उठने भी लायक कोई नहीं रहता, तो कैसे? चाल तो अपने आप ही बदल जाएगी, क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं कहती हूँ खराब औरतें वो हैं जो लग्ज़री जुटाने के लिए जा रही हैं, जिनको 10-20 हज़ार रुपए रात को कमाने हैं, अगले दिन आईफ़ोन खरीदना है, हुँ, कुछ और लग्ज़री ब्रांडेड कपड़े, महँगे ब्रांडेड कपड़े। शूज़ पहनने हैं, उनकी मैं बात करती हूँ। या फिर जो जिगोलो को या अपने पास जिगोलो बुला रही हैं। जिगोलो को बुला रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैम ये जो केसेज़ हैं हमने एक वर्ड सुना है, गंगूबाई में ही सुना था और हीरा मंडी में सुना था, नथुतराई। हाँ। वो क्या होता है? उससे रिलेटेड आप अगर कोई केस हाँ, बता देखिए सकें? नथुतराई का जब मैंने शुरू यहाँ किया था तो तब नथुतराई का उससे भी पहले मैं कहूँ कि एक दिन ऐसे ही झंडियाँ लगी हुई थी, झंडियाँ समझते हैं? रंगीन लाल यही हुँ, सजावट थी पहले तो, हुँ, हुँ, एक हुँ। उसमें सुतली में लगाई हो लाल पीली और सब पूर दिया सारे में, ये सजावट होती थी। तो पूरा बाज़ार सज रहा था। मैंने अम्मा को जाके कहा कि आज क्या हो रहा है वहाँ पे? हुँ। इस बात पे तो कितनी बार पिटाई हुई, क्योंकि अच्छा। वहाँ से तो निकलना वही मेरा स्कूलिंग का रास्ता, हुँ, पूछना ज़रूर आके वापस। कोई अगर अजनबी चीज़ मुझे दिखाई दी तो मुझे पूछना। मैंने कहा तो बहुत सारी झंडी लगी हुई है वहाँ पे। बोली, फिर गई तू? मुझे एक रास्ता बताया गया कि ऐसे जाया कर इधर से, हुँ, हुँ। पतली गलियों में से था। लेकिन नहीं, मुझे पतली गलियों में से नहीं जाना था, वहीं से जाना। तो मैंने कहा बहुत झंडी लगी हुई हैं। नहीं, पता लगा। बात आई गई होगी। उसके बाद जब वहाँ जाना शुरू हुआ तब पता लगा कि वो उस दिन सबकी दावत होती है पूरे उसकी। आज नहीं होती नत-नतुतराई, और ये बड़ी ख़राब बात हुई है जो नहीं होती। नत-उतराई की जो रस्म होती थी, वो मैं समझती हूँ काफ़ी हद तक उनका बचाव था, नाबालिग बच्चियों का। अच्छा। क्योंकि जब तक जिसकी नाक में वो नथली है छोटी-सी, तब तक कोई कस्टमर उसकी डिमांड नहीं कर सकता था। आज बच्चा माँगते हैं, ओह! है ना? कहते हैं बच्चा चाहिए बच्चा। ऐसे, तो माँग नहीं सकते थे। फिर जिस दिन वो दिन होता था तो तब तब वहाँ देखिए मनोरंजन का साधन नहीं था और कुछ। अश्लीलता तो बहुत दूर की बात है। हाँ, वो कहते थे कि पीली पत्रकारिता और एक वो नीली बुक्स, वो ज़रूर होती थी उस ज़माने में भी कि वो फुटपाथ ही जिसे साहित्य कहते हैं कि उसमें अश्लील बुक्स भी होती थी कि उनको कोई पढ़ ले, कोई इस तरह का हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि फ़िल्म है और अब रही सही कसर ओटीटी ने जो पूरी कर रखी है वो है, वो सब कुछ नहीं था। मनोरंजन का एकमात्र साधन वो थी। हुँ, ऐसे में कोई भी आदमी उनको 1 रात खरीदता था, 2 रात खरीदता था, जो पहली बार जो लड़की जाएगी तो वो उसके साथ अगर उसको पसंद आ गई तो और कुछ दिन उसके ऊपर पे करता था वो। लेकिन अब वो नहीं है। हुँ। अब लड़की के साथ जितनी ज़्यादती हो सकती है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वही उनके प्रोफ़ेशन का हिस्सा है। क्योंकि उसको कैसे आप टॉर्चर करें, आपके पास तो टॉर्चर का रास्ता है ना। एक तो उससे कमाई भी होगी आपकी। आपको 1 नहीं 10 कस्टमर, 20 कस्टमर रोज़ आ रहे हैं एक लड़की के पास, तो पस्त हो जाएगी। मामूली सी छोटी-सी लड़की हो, नाबालिग सी हो, स्टेरॉइड दिए गए हों उसको, उसको मतलब ऐसे इंजेक्शन दिए गए हों जिससे वो थोड़ा बदन उसका भारी दिखाई दे, तो कितना झेलेगी? मैम यही काफ़ी बार ये भी देखा है कि उन छोटी लड़कियों को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है कि ऑक्सीटोसिन। वो थोड़ी बड़ी दिखे, मैच्योर दिखें, हाँ, तो ये क्यों दिया जाता है? देखिए वो हाँ, फेस वैल्यू नहीं है मैं फिर कह रही हूँ, हुँ, फेस से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, है बॉडी से मतलब। बॉडी ग्रो होगी तो जल्दी से कमा के देगी लड़की, भरी-पूरी हुँ, दिखाई देगी। और मुझे हैरानी होती है, याद भी आती है ये बात कि हमारे यहाँ चूँकि हम तो देहात से हैं, गाय-भैंस रखी जाती हैं तो अक्सर काम वाले ऐसा कर देते हैं कि भैंस ने आज दूध नहीं दिया या अपना बछड़े को नहीं लगा रही है, लवारे को नहीं लगा रही है, इंजेक्शन लगा दो या मर गया बच्चा तो दूध नहीं दे रही है, इंजेक्शन लगा ऑक्सीटोसिन लगा दो, हो जाएगा। या फिर हमारे ज़माने में आ जाओ कि अगर दर्द अब अभी तो पहले ऑपरेशन से बच्चे होते नहीं थे। हुँ, नॉर्मल बच्चे को तो होना है तो होना ही है ना। हुँ, दर्द नहीं हो रहे हैं माँ को तो ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता था। तेज़ दर्द हो जाएँगे, बच्चा जल्दी बाहर आएगा। तो अभी देखिए कि उसका उपयोग कैसे हम हर चीज़ को हिंदुस्तानी हम हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, कहाँ अपने फ़ायदे से कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने इस्तेमाल कर लिया एक लड़की को ग्रो करने में। हुँ। उसका हर वो अंग मतलब आप समझिए कि अगर उसका ये हिस्सा बड़ा हो रहा है, मतलब अगर गाय-भैंस का बड़ा हो रहा है कि दूध निकलने के लिए कि वो मतलब एकदम से दूध उसके थनों में उतर आता है, हुँ। अगर आप वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो उस बच्ची को सोचिए ना कि कहाँ से ग्रो हो रही है वो। कितनी कितनी एज होती होगी इनको 14-15 साल मुश्किल से, अरे! जिस समय उनको ग्रो कर दिया जाता है। और इससे आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते बहुत होंगे। सा 25 के बाद करियर नहीं है उनका, जैसे प्रोफ़ेशन ही मान के अगर हम चल रहे हैं, तो हुँ। कोई करियर नहीं है। उसके बाद या वो ट्रैफ़िकर बन के रह जाए, या वो वहीं की उनकी दलाल बन के रह जाए, या वो उनके 5-5 रुपए पे जी जाए।
कि हर कस्टमर आया 5 रुपए मुझे भी दे दिया करो, अब मेरे बस की कुछ नहीं है। अच्छा 25 साल के बाद? नहीं रहता शरीर में, क्या रह जाएगा बताइए ना? हुँ। कितना आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे उतनी क्षय होगा ना उसका, उतनी वो डैमेज होगी ना। हुँ। और आपकी मशीन डैमेज हो जाए, आप उसको रिपेयर करा लेंगे, शरीर को कैसे रिपेयर कराएँगे? आपको खाने को नहीं मिल रहा है, अब वो सूखी दाल रोटी खा रहे हैं, बाज़ार से आ गए चावल वो खा लिया आपने, बहुत हुआ कभी मीट बना दिया आपने, कि वो किसी बहादुर ने, वो आपने खा लिया, क्या है वहाँ खाने के लिए आपका? आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, जो आता है सब मालकिन के पास है, उसको भी 10 जगह देना है, तो कैसे होगा? कैसे शरीर बना रहेगा? मशीन में भी आप तेल डालोगे तभी चलती रहेगी ना लगातार। अच्छा, जो ये मालकिन होती हैं या फिर जो दलाल होती हैं, वो भी कभी ना कभी एक तवायफ ही थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही जो गंगूबाई में दिखाया था, हाँ, सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट। सेम। मैम इनकी लिविंग कंडीशंस की हम बात ही कर रहे हैं हेल्थ वगैरह की, तो ये जो हमने मूवीज़ में ही देखा है कि ऐसे मतलब सिर्फ़ 6 बाय 4 हाँ, का एक कमरा होगा, हुँ, तो क्या असल में ऐसा ही लिविंग इससे कंडीशन भी होती खराब, है? इससे भी खराब, अच्छा। इससे भी खराब, कि पर्दे हैं केवल, कमरे नहीं हैं। एक हुँ। कमरे में 4 पर्दे डाल दिए आपने लंबाई अच्छा। में, चारों में लड़कियाँ हैं, कस्टमर है उनका, पर्दा भी हिल रहा होगा, एक-दूसरे की बात भी सुन रहे होंगे, एक-दूसरे का दर्द भी देख रही होंगी कि किसके साथ कोई कस्टमर क्या कर रहा है, मेरे साथ क्या कर रहा है या बराबर वाली के साथ क्या कर रहा है, हर और चीज़। अगर कोई कस्टमर, जैसे काफ़ी मूवीज़ में हमने देखा है कि काफ़ी कस्टमर बहुत रूड बिहेवियर करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, तो कोई दूसरी लड़की जाके बचाती भी ये नहीं है। नहीं, नहीं, अरे क्या मतलब है? सवाल ही नहीं उठता। इतनी औकात किसकी है? इतनी हिम्मत कौन देता है? फिर देखिए ये तो लोग कहते हैं ये है कि भई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे दुनिया चल रही है। हुँ। मगर ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। ये कमज़ोर पे ताकत की आज़माइश है। जितना कमज़ोर है, उतना आप मारेंगे, उतना उसको टॉर्चर करेंगे, उतना उसको पीड़ा देंगे। ऊँट दौड़ के बारे में सुना कभी? अरब नहीं। में ऊँट दौड़ होती थी। हमारे बच्चे वहाँ जा रहे थे। दुनिया भर के बच्चे जा रहे थे, 2-2 ढाई-ढाई साल के। और अरब शेख क्या करते थे कि ऊँट दौड़ ऑर्गेनाइज़ करते थे, उसमें बच्चा बाँध देते थे और वो बच्चा जितना चिल्लाता वो ऊँट उतना तेज़ दौड़ता था। अच्छा। तब तक दौड़ता जब तक वो बच्चा मर जाए। तो ये कमज़ोर पे ताकत की आज़माइश थी। उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसका दुःख, वो सब उस ताकतवर आदमी को सुख देता है अंदर से। अगर आप गंगूबाई की बात कर रहे हैं तो उसमें वो मारता है, हुँ। उसको सेक्स नहीं करना उसके साथ, हुँ। उसको मारना है। इतना मारना है कि वो चीखे, चिल्लाए, क्योंकि वो घर में नहीं कर पा रहा है ये काम। हो सकता है वो कहीं न कहीं अपने परिवार से पीड़ित होता हो, बीवी इज़्ज़त ना करती हो, बच्चे इज़्ज़त ना करते हों, वो यहाँ इज़्ज़त कराएँगे इस तरह मार के, इस तरह करके। जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि वो आते-जाते भी जंगली गली का कुत्ता है, उसके 2 मार देंगे। ये और उसको चिल्लाते हुए देख के और 2 मारेंगे फिर उसके। ये उनका सैडिज़्म है, मतलब सैडिस्ट हैं ये लोग। एकदम साइकोटिक हाँ, बिहेवियर है ये। साइकोटिक बिहेवियर है कि उनको लगे कि भई मैंने जितनी पीड़ा दी, उतना ही मुझे सुकून मिल रहा है। किसी के चिल्लाने से, किसी के रोने से। पर ये मालकिन भी नहीं रोकती ऐसे कस्टमर्स को? मालकिन क्यों मालकिन तो रोकेंगी? मालकिन को उनके तो पैसे पैसा से मिल मतलब रहा है ना, है। उनको क्या मतलब है? और कड़वा सच ये है कि उन्होंने भी तो यही झेला। हुँ। पुराने ज़माने में औरतें कहती थी, हमारी सास तो ऐसी थी, ये फेंक के मार देती थी, तुम्हें ज़रा-सा कुछ कह दो, तो तुम अब भी बुरा मानती हो। तो वो बात याद है ना, तो वो कस्टमर उसको भी याद रहती है, मालकिन को भी, कि हमारे साथ क्या कुछ नहीं और होता। उसे ये पता है एक लड़की जाएगी, दूसरी आएगी, पर दूसरी कस्टमर आएगी, कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर नहीं आएगा दोबारा, अगर एक बार मैंने कह दिया, हुँ। तो नहीं आएगा। पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि सपोज़ लड़कियों के साथ बहुत ऐसा ही हो रहा है एंड सबने डिसाइड कर लिया कि यार अब हम बगावत कर देंगे। कभी ऐसा किस्सा सुनने को मिला है आपको? कभी तुमने किसी ज़ू में बगावत होते देखी है? शेर एक ही पिंजरे में 4-4 रखे जाते हैं। कभी शेरों ने ये सोचा होगा कि मैं ये पिंजरा मिल के तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। कभी उसको देखा है, वो तो खुले रहते हैं चिंपैंज़ी, कभी देखा किसी पे हमलावर होते हुए? माँगते हैं वो रोटी। कभी देखो चिड़ियाघर जाके कि वो कहेंगे ऐसे, क्योंकि वो तो आधे मानव हैं, ऐसे करके बताएँगे, सिगरेट माँगेंगे। ये तो लोगों ने उन्हें सिगरेट तक पिलानी सिखा दी। तो ये क्या आप सोचते हैं कि वो तो, और ये एक मतलब डिटेंशन नहीं मानते इसको आप, हिरासत नहीं है ये। पुलिस की हिरासत से कौन बगावत करेगा? अगर पुलिस के एक हवालात में 10 लोग बंद हैं, एक-दूसरे का सुख-दुःख तो करेंगे, भैया तू क्यों बंद है? भैया तू क्यों है? जेलों की बगावत की लोग बात करते हैं, मगर कब हुई? किसी ने देखी है क्या जेलों की बगावत? फ़िल्मों में ही तो करके देखी है, हुँ। कहीं और तो नहीं सुनी ना।
मैंने तो नहीं सुनी अपने इतने दिन की, मैंने तो जेल में भी काम किया, और मैंने फिर कहीं उनके बताया। साथ ये तो इतनी क्रूर जेल है। इतनी मारपीट और ऐसा कुछ मालकिन और जो इतना उनके दलाल हैं वो भयंकर इतना होता है उनके साथ कि उसके बाद तो कल्पना भी नहीं कर सकती। अकेले कोई कर सकती है कि जिसको, जैसे मैंने अभी बताया कि जिसके लिए मैं अभी मध्य प्रदेश की लड़की के लिए करके आई हूँ, वो जिसको एक जज़्बा था कि मेरी बच्ची ना आए इसमें बस, और उसको आए हुए भी 10-12 दिन हुए थे। सोचिए। तो मैम इनके जो बच्चे और बच्ची होते हैं, जैसे अगर लड़का हो गया, ऑफ कोर्स बाप कौन है पता होगा देखिए, अब नहीं पता होगा। है, अच्छा, अभी अब पता है। पता है, क्योंकि पिछले 20 साल हो गए हम लोग को इसके ये जगाते हुए उन्हें कि बिना कंडोम साफ मना कर दो। मालकिन कुछ कहे, कोई मना करे, प्रिकॉशन के बिना कुछ नहीं है। हुँ। आप हमारे पास भी नहीं आएँगे। तो पहले से पूछ लेती, लाए हो? नहीं है तो मेरे पास है, नहीं तो जाओ। तो तो अभी इनके नहीं है। चलो बच्चे ये अभी तो होते अच्छा हैं? हुआ। हाँ, हाँ। क्यों नहीं होते? तो अगर लड़का हुआ तो क्या करता है? लड़की कुछ हुई नहीं, तो क्या करता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते। अब आजकल वो पढ़ रहे हैं पढ़ वो। रहे हैं बस सब। अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। जितना हुँ। हम पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जिनकी खुद की भी मंशा है, वो दार्जिलिंग जैसी जगह में पढ़ रहे हैं बच्चे। अच्छा, हुँ, तो ये मतलब इतना कमा रहे हैं या उनको मालकिन तो कमा ही रही हैं, हाँ, इनको क्या दिक्कत है? तो मालकिन बच्चों को ये स्कूल के लिए देती है पैसे? नहीं, हमको नहीं देती, हम तो खुद ही पढ़ाते हैं जितने भी। नहीं हाँ, उनको हाँ, तो वर्कर्स को? नहीं, नहीं, मालकिन अपने बच्चों को नहीं, पढ़ाती नहीं, है। वो अच्छा। अपने बच्चों को, उनके कहाँ? उनके तो बच्चे हम उनसे खुशामद कर के हम एडमिशन कराते हैं, हर साल लोगों से भीख माँग लेते हैं, बच्चे करा देते हैं। हाँ, बस। मालकिन तो ऐश कर ही रही है ऐश फिर कर रही हैं मतलब। तो उनको कोई दिक्कत नहीं। उनके घर हैं पॉश एरियाज़ में अच्छे खासे। अब ये तो नतीजा हुआ है कि वो किसी ने एक सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ये करा दिया हाई कोर्ट से रिट करके। हाई कोर्ट ने भी एक बार ये नहीं सोचा, मैं उस पे टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन इतना तो कहूँगी कि भैया ये तो देख लेते कि इनका रिहैबिलिटेशन कराते, पहले प्रोसेस लाते हुँ। कि इनको रिहैब करो। ये नहीं कि इनको ले जाके और हटाओ यहाँ से भेड़-बकरी की तरह से, और ये अपने घरों में रहेंगी, वहाँ भी यही करेंगी। और उनके जाने के बाद हमने एक लड़की निकाली है, जयपुर से जाके, जब वो यहाँ से हट गईं तब। और मैम इन एरियाज़ में किस टाइप के लोग जाते हैं? रिक्शे वाले, ठेले वाले, पेंटर, वेल्डर और तो कौन जाएगा? कितना कमाते होंगे ये लोग लड़कियाँ? दिन भर में हुँ। 2 से ₹2,500 बस। बस? वो बस उनका नहीं है, उसमें ₹200 मालकिन के, ₹200 कमरे का किराया, जबकि वो मजबूरन ला के रखी हैं। उनको किराया देने का क्या मतलब? फिर भी देंगी वो, 50 किसी और के, मतलब पिम्प्स के। अच्छा वो किराया भी देती हैं उस जगह का? हुँ, और खाने के और पुलिस के, ओह! एक झोला छाप डॉक्टर के, और मेकअप मैन के, मेकअप का सामान बेचने वाले। और मेकअप का क्या सामान होता है? आप क्या समझते हो हाई-फाई मेकअप है? एक डिब्बी में वैसलीन जैसी, और उसमें आप कुछ भी मिला लो, सिंदूर, कलर जो मर्ज़ी हो आपकी, वो मिलाया आपने, पोत लिया यहाँ और आँखों पे पोत लिया, हो गए आप। पाउडर बहुत सारा थोपा, फाउंडेशन लगा के, और मोटा-मोटा ऐसे ये आईब्रोज़ बनाया, मोटा-मोटा यहाँ काजल यही उठा के, वो काजल की एक आ जाती है, उसे लगा के, और हो गया आपका मेकअप। सामने से देखो तो इतना भद्दा और गंदा लगता है कि लेकिन वही है उनकी ज़िंदगी। बट ये जैसा जब आपने आप कहा कि बता रहे हो ना, मेरे माइंड में ना पीछे फ्लैशबैक में वो हुँ, जब आलिया भट्ट ऐसे सोचिए, रेडी होती है ना, वही रेडी। वाला सीन चल हाँ, रहा तो है। आप सोचिए कि, और वहाँ एक बड़ी महिला थी, गुज़र गईं, तो वो मेरे से कहती थी कि बेटा ये इनके चेहरे पे जब एक बार चूना लग जाता है, तो फिर ये उतरता नहीं है, हुँ। ये नहीं उतरता है। क्योंकि देखिए, अगर आप 10 साल, ये एक आपका स्टूडियो है, आप इसमें 10 साल काम करिए लगातार, आपको दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे भी फैंसी दे दीजिए, पर आपको लगे नहीं भई मुझे वहाँ सुकून मिलता है, वहाँ मैं काम करने में कंफर्टेबल हूँ, है ना? तो वही उनका है कि जिनको तैयार होना है, फिर झाँकना है, ये इंतज़ार करना है कि भई अब ये टाइम हो रहा है, अब हमको तैयार होना है, कस्टमर्स की आवाजाही बढ़ गई है, तो अब जाना है हमें। तो वो तो उनकी आदत में शुमार है। तो बड़ा मुश्किल होता है उनको मेन स्ट्रीमिंग करना, उनको, क्योंकि देखो मेन स्ट्रीमिंग बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर मैं ऐसे सोच के कहूँ कि मेरे पास संसाधन नहीं है तब भी मैं कर रही हूँ। अगर सरकार सोचे हुँ। तो मेन स्ट्रीमिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर सरकार के एजेंडे में इनका कहीं नाम नहीं है, कहीं भी, मैम सरकार भी तो इन्वॉल्व्ड होती ही होगी ना, हाँ, क्योंकि सरकार, पुलिस, पैसा एडमिनिस्ट्रेशन कोई आई नहीं, थिंक सब सब। इन्वॉल्व होते होंगे। पता तो होता ही है इनको कि ऑफ कोर्स इस एरिया में ये सब काम चल रहा है, पुलिस हाँ, वाले भी आते हैं वहाँ पे तो। सभी पुलिस वाले तो निरंतर हैं, वो तो उनको पिकेट मिली हुई है, बीट है उनकी, और वो बीट इसलिए है, मैंने पूछा किस लिए है ये बीट? इसलिए कि कोई कस्टमर आए तो रोक लो,
कि जा अपने घर वापस, अपने बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ क्यों आया? हुँ। लेकिन नहीं, वो इसलिए कि वो 10 रुपए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 10 रुपए मिलने हैं उसको, उस पुलिस कस्टमर वाले से। को? 10 रुपए यहाँ से, 10 रुपए फिर ऊपर वाली दे के जाएगी कि भैया आया था हाँ कस्टमर। अब हुँ। सोचो दिन भर में एक कमरे पे अगर 10 कस्टमर आए, कितने हो गए उसके, है ना? फिर दूसरे कमरे पे भी इतने आए, 2 बीट हैं, एक इधर है, एक इधर है। तो दिन भर में 2-3 हज़ार रुपए कमा के बिना कुछ किए, डंडा फटकारते हुए चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही है ना, और उनको भी बिल्कुल तो मुहाने पे सर्किल ऑफिसर का ऑफिस है। अच्छा। एकदम बिल्कुल जहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे वो उनका वॉच डॉग हो कि भई देख रहा है बस, हुँ। किधर को जा रहे हैं। पर उस पे कुछ काम नहीं कर रहे वो हैं तो वो उनका लोग। एक सज्जन थे, उनका कहना आपको पता लग जाता, हमें तो कभी पता नहीं लगता। नहीं, आप मुहाने पे बैठे हैं, आपको नहीं पता लग रहा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है। वो नहीं सोचते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कुछ कहती, चाहे वो जुगोलो हों, चाहे वो कॉल गर्ल्स हों, चाहे इस तरह का पेशा कर रही हों, वो अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं। उन पे कोई किसी की मारपीट, किसी की बदतमीज़ी नहीं है। लेकिन ये जो सहन करती हैं, वो शायद अमानवीय से भी परे कोई शब्द हो तो वो है। उस अमानवीयता का आप इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे ही सामने एक बुज़ुर्ग आदमी, और वो मुझे नहीं पहचान रहा था। पता नहीं क्यों? और बराबर वो जो बुज़ुर्ग महिला बैठी थी वहाँ की, उनके पास कोई नहीं, कोई लड़की-वड़की नहीं रहती थी। उन्होंने कहा, "बच्चा चाहिए मुझे, बच्चा।" उन्होंने कहा, "मैं कहाँ से लाऊँ बाबूजी बच्चा? मेरे पे क्या कोई, मेरे तो देख लो सारा, कोई लड़की भी ना मेरे पे तो। ना कहीं से मिला, अरे तेरी पोती होगी, नाती होगी, बच्चा चाहिए।" फिर मैंने कहा, "कहाँ से लाएगी तू बच्चा? कौन है ये? क्यों माँग रहे हैं?" "मैडम ये वो माँग रहे हैं, छोटी लड़की। दरोगा जी छोटी लड़की माँ।" कहा, "दरोगा जी?" मैंने कहा, "पुलिस में?" वो भाग गए, हुँ। नहीं रुके। और देखो मैं उसकी बात बता रही हूँ, वो एएचटीयू थाने में तैनात थे। वो क्या ही मदद करेंगे क्या फिर। करेंगे? जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने हैं, हुँ। वो उसमें तैनात थे और रिटायरमेंट के नज़दीक थे। और खुद बच्चा माँग रहे हैं। बच्चा माँग रहे थे, छोटी लड़की बताओ। दे दो मुझे। और रिटायरमेंट के और नज़दीक है तो पोते-पोतियाँ, उम्र। पोते-पोतियाँ थे उनके। हुँ। वो भाग गए, वरना मैं कहती कि पोती तो घर में भी है। ऐसे लोगों को तो वही हैं? मैं मतलब ऐसे लोगों हैं? को अपने घर में रखना घर भी में नहीं? कितना रिस्की है। कितना? देखिए बताइए आप। ये तो कैसी मान सकता ये है? एक ऐसी दुनिया है यश, मैं बताऊँ तुम्हें, कि जिसकी आप कल्पना तो कर सकते हैं, मगर अगर उसमें एक बार चले गए, तो उस ट्रॉमा से कभी नहीं निकल सकते। हुँ। कभी भी नहीं निकल सकते। आप जीवन भर ये सोचते रहेंगे, क्या ऐसा भी है? ये मैं कहूँ तो ये वो नर्क है कि जिसमें आग तो जल रही है, मगर दिख नहीं रही किसी को। जब आग लगती है हम बुझाते भी हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, वहाँ आग लग रही है, कोई नहीं बुझाता उसे, कोई नहीं। ऐसा नहीं है उनमें दिल नहीं है, ऐसा नहीं है उनमें भावनाएँ नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो प्यार नहीं करती। जो मानवीय चीज़ें हैं वो उनमें सब हैं, मगर वो सब किस तरह से दबाई जाती हैं, किस तरह कुचली जाती हैं, उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मैम कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे वहाँ की किसी लड़की को प्यार हो गया हो और फिर उसने भाग के वहाँ से शादी की हो? हाँ, हाँ, ऐसी तो बहुत हैं। वो भाग आई लड़की, और मैं थी नहीं शहर में। मुझे किसी ने फ़ोन किया, अब चूँकि मेरा मायका नज़दीक है तो कोई ना कोई कुछ कह के बुलाता है, तो किसी ने कहा, "बुआ जी एक लड़की है, भाग के आई है और मेरे पास है।" मैंने कहा, "तेरे पास क्यों आई?" और मेरा दोस्त इससे शादी करना चाहता है। हुँ। लेकिन मैंने इसको रख लिया कि जब तक नहीं करने दूँगा, जब तक दी बुआ जी नहीं आ जाएँगी। बहुत नज़दीक में थी मैं, ज़्यादा दूर नहीं थी, हापुड़ थी। तो मैं वहाँ से आई। मैंने पूछा लड़की से, बोली, "मैं तो शादी करूँगी इससे।" मैंने कहा, "चल तो थाने चल रहे हैं, वहाँ बात करेंगे।" वो तैयार ना हो थाने जाने के लिए। मैंने कहा, "जाना तो पड़ेगा, ना जाने का तो मतलब नहीं, वहीं कराएँगे बेटा, ऐसे नहीं होने का, लिखा-पढ़ी में होगा और सब चीज़ होगी।" अच्छा, हमारे एक साथी थे, वो बराबर, अभी तो उनकी डेथ हो गई, वो बराबर कहते रहते, "किसी दिन अतुल जी मुझे भी लेके चलो वहाँ।" शहर के सम्मानित आदमी थे, डीएम भी जिनसे हाथ मिला के हमेशा बात करता था, भई हमें तो कोई पूछता नहीं। तो भैया, हमने कहा, "आ जाओ, आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन है और आ जाओ।" फिर अब चूँकि लड़की मुस्लिम थी, लड़का हिंदू था, वो इश्यू नहीं है कोई। वहाँ कोई नहीं है। एक बच्चा, आपकी बच्ची रेशमा हो सकती है, दूसरी कुसुम हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ी बात हुँ। नहीं। तो शहर काज़ी जी को हमने फ़ोन किया। मैंने कहा, "काज़ी साहब एक पुण्य करवा लो आज, आ जाओ।" तो वो आई जो मालकिन थी, बदहवास मीन, बदहवास आई, "दीदी मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं लाई थी इसे। हुँ, ये अपने आप आई, देखना मेरा नाम मत लिख देना कहीं भी।" और हिल रही पूरे वो आलिया भट्ट की तरह से। हुँ। मैंने की, "तू जा, फँसना है तो रुकी रह।"
नहीं तो जा, इसे ज़िंदगी अपनी जीने दे और इसका पीछा मत करना। मैं आज ही इसकी शादी कराऊँगी, यहीं कराऊँगी और तू जा बस, जा मत। क्या है, हाथ जोड़ती चली गई, मेरा करना मैं करे। लेकिन ख़ैर उसने टच वुड उसने मेरा आखिर तक साथ दिया। फिर उस लड़की का हमने पहले निकाह कराया। काजी जी उसके पिता की भूमिका में रहे। जो इधर से मैं तो उसकी भूमिका माँ की रही भी। फिर हमने जो हमारे दूसरे साथी थे, वो फिर हिंदू शादी की तो वो रहे उनके पिता की भूमिका में और शादी की। अब उसकी 3 बेटियाँ हैं, रह रही है अच्छे से। हालाँकि वो रिक्शा चलाता है बेचारा। अरे पर वाह! जो इज़्ज़त दे रहा है, उससे बड़ी कोई बात कोई नहीं। बिल्कुल, बात कुछ कुछ बस पैसा, कोई उस नर्क रकम से नहीं है। निकाल के और दे रहा है। जब मैंने उससे कहा बेटा इसकी एक बेटी भी है, तब एक बेटी थी उसके। तो फिर कल मैं कह रहा नहीं मेरी है ये, इसीलिए तो ले जा रहा हूँ, मेरी लड़की यहाँ नहीं रहेगी। अरे वाह! हुँ, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग पर ऐसे कितने केस देखे हैं मैम आपने? कई हैं ऐसे। अच्छा। कई मेरे सामने आए इसके कि बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं खुद भी कि नहीं हम तो जाएँगे ही नहीं। हुँ, हाँ, यहीं रह तू। ऐसा क्यों? मतलब अगर उनको मौका मिल सिक्योर रहा नहीं है। महसूस करती शायद समाज में हुँ, कि कहीं वापस लौट के आना पड़ा तो यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी और हुँ, मिलेगी तो बड़ी बदहाली में मिलेगी हुँ, कि अब क्या करेगी यहाँ आके? इनके बर्तन मांजूँ, इनके और दूसरे काम करूँ, फिर मुझे यही करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रही मतलब शायद समझ लो टेस्ट है वो उनका कि हुँ, तुम रहो मेरे पास, मैं ही तुम्हारे घर क्यों जाऊँ? तो ऐसी भी रही हैं कि जो वहीं टाइम काट दिया। लेकिन ऐसी भी रही हैं कि जिन्होंने शादी की और वो पहले से शादीशुदा थे, तो छोड़ दिया ये काम, अलग रही भले ही, लेकिन उसके घर में नहीं रही, अलग रह के और वो उसने भी उसको खर्चा-वर्चा दिया सब इज़्ज़त के साथ और अलग रही बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग हैं पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने रखा और ये कह दिया कि बच्चा नहीं करेंगे हम। ये पहले सोच लेना, मैं तुमसे कोई बच्चा नहीं पैदा करूँगा। तो तब भी वो रही अगर उन्हें रहना था और इससे भी ज़्यादा ऐसी भी हैं कि जिन्होंने किसी के लिए जीवन पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया। हुँ, मतलब एक पंडित जी थे, पंडित जी उन्हें से बुलाते थे, पता नहीं वो किस जात से थे मैं नहीं जानती। लेकिन पंडित जी थे और पंडित जी ने अपना पूरा जीवन नर्क कर दिया और वो कहीं उधर से साइड के थे बदायूँ या बरेली के या कहीं आस-पास के, कभी यहाँ आए होंगे और उनके बच्चे-वच्चे सब बहुत बार लेने आए। वो खुद भी कहती थी, जो थी कि मैं तो इनसे कहती हूँ चले जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हें बुला रहा हुँ, है, हमारा अंत समय चल रहा है, लेकिन ये जाते नहीं। वो मुझे कहते मैं ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊँगा? यहाँ ज़िंदगी काट दी तेरे साथ, अब चला जाऊँ बुढ़ापे में अपने बच्चों के पास? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने का। मैंने आपका केस ऐसा भी देखा था जहाँ पे वो लड़की रेस्क्यू करके आई कि उस लड़के से शादी करूँगी और उसी लड़के की बारात निकल रही है। हाँ, रेस्क्यू नहीं की थी वो लड़की, रेस्क्यू नहीं की थी। हुँ, थोड़ा-सा मेरे से उसकी बड़ी इंटिमेसी थी, थोड़ी पुरानी बात हो गई है। हुँ, तो उसने मतलब खुश तो थी, बताती भी थी अपने बारे में सब, लेकिन चूँकि उसके एक बेटा भी था, तो वहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी कि बच्चे तो ये छीन ही लेते हैं, बच्चा नहीं रहता है, कि मैं जाऊँगी नहीं। तब तक बहुत बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे, मतलब तब तक बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर एक दिन उसने मुझे बड़ी खुशी-खुशी फ़ोन करा कि मुझे बात करनी है आपसे। मैंने कहा बता दे। ना, ना यहीं आ जाओ। मैंने कहा तो आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। क्योंकि कल मुझे वहाँ जाना भी था, कुछ था कोई इवेंट था, तो मैं चली गई अगले दिन और पहले मैं उसके पास गई, मैंने कहा बाद में वहाँ चली जाऊँगी। तो पहले तो उसने मुझे देख-दाख के कहा बड़ी अच्छी लग रही हो। फिर मैंने कहा अपनी बात पे आ, इसे छोड़ दे। तो बोली वो लड़का है और मुझसे शादी करने को कह रहा है। अभी सोचो मेरे तो होश उड़ गए सुन के। बस गलती एक हो गई कि मैंने उसका हाथ पकड़ के नीचे उतार लाई मैं उसे और मतलब चौराहे पे मैं उसे ले गई और उधर मंदिर है एक, मंदिर की तरफ से उसकी गुड़चड़ी आ रही थी। हाँ, उसने देखा और देख के हाथ छुड़ाया मुझसे, चली गई वापस। फिर ना मैं देख ही नहीं पाई, पलट के नहीं देख पाई और तब तक मेरे साथ बहुत लोग नहीं थे, बहुत साथी भी नहीं थे। इक्का-दुक्का मैं जिसकी मदद माँग लेती थी तो रहते थे, बहुत नहीं थे ऐसे। तो मैं वापस चली गई और मैं हमेशा मतलब डर तो मुझे कभी उनके बीच जाके लगा ही नहीं, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब-सा हुआ। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। कौन-सा इससे शादी कर रहा था, थोड़ा समय बहला देती कि चल करेगा जब देखेंगे बताएँगे। फिर मैं चली गई, मेरी हिम्मत सी नहीं हुई कि मैं उससे बात करूँ। 3-4 महीने इस बात को बीत गए, तो एक दिन उसकी मालकिन का मुझे फ़ोन आया। अब तो उनकी भी डेथ हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ एक बार। वैसे वो मेरे से अच्छा व्यवहार रखती थी उसकी मालकिन, बहुत हाँ, बहुत मतलब प्यार से भी वैसे भी ठीक-ठाक रखती थी।
हमेशा ये कहती रहती है, "अरे दीदी आप अच्छे घर की हो, हमारे बीच आती हो, हम तो इतना ही बहुत समझते हैं।" तो मैं गई उसके पास, उसने मुझे एक जगह का नाम बताया कि वहाँ जाओ, नर्सिंग होम का। मैं वहाँ आई तो मैंने कहा, "क्या हुआ?" बोले, "इसे देखो।" तो ऐसे थी, क्या बताऊँ, मुझे ऐसे ही याद है, जैसे आप कोई ढाँचा देख लें लकड़ी का और मतलब बना हुआ, और उसमें काला वो, इतनी सुंदर लड़की थी वो, गोरी-चिट्टी है, बहुत प्यारी-सी, और वो बिल्कुल कंकाल थी उस समय। और मैं देख रही थी कि ऐसे मुझे एक-एक चीज़ याद है कि ये यहाँ से उसके होंठ अजीब लाल से हो रहे थे, और दाँत से भी दिख रहे थे, मतलब बहुत ख़राब-सी हालत थी उसकी। मैं एक बार उससे मैंने कहा, "इसको क्या हुआ?" तो उसने कहा, "ये एचआईवी पॉज़िटिव होगी।" मैं डाँट लगाई इसे, इसकी मालकिन। मैंने कहा, "ये क्या करा तुमने? और जब इतना समझा रही हूँ मैं, इतना फ्री में तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ, हॉस्पिटल से भी दिलवा रही हूँ, फिर ये ऐसे कैसे?" तो बोली, "दीदी सुन तो लो पूरी बात। उस दिन आप इसे ले गईं, आपने दिखा दिया इसको, बहुत बड़ी गलती करी। नहीं दिखा, हमसे कौन शादी करता है? कौन हमसे प्यार करता है? हुँ। और वो कोई इससे प्यार थोड़ी कर रहा था। तो इसे इसी मुगालते में रह जाने देती।" और बस उसके बाद तो इसने अपने आप को ऐसे बेतहाशा खर्च किया कि इसने तो मुड़ के ही नहीं देखा। अंदर ये क्या कर रही है, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये प्रोटेक्शन नहीं ले रही है, मुझे कैसे पता लगेगा? और कस्टमर तो चाहता है हम प्रोटेक्शन में जाएँ, उसे अपनी भी खतरा नहीं है। और उसने दिन भर में 20-20, 25-25 कस्टमर, थक के चूर हो जाती, मरने को हो जाती, तब तक नहीं मानती थी। हमने बहुत रोका, नहीं मानी। फिर हमें पता ही नहीं लग रहा था बात क्या हुई है। वो तो जब हर छठे महीने अब वो टेस्ट कराने लगी थी हॉस्पिटल जाके खुद भी। हुँ। सभी लड़कियों का जो मालकिन होती थी, तो अब इतना परिवर्तन तो हो गया था, तो ले जाती थी। ये एचआईवी पॉज़िटिव निकली, इसको तुरंत एडमिट करा दिया गया, और तब इसने उसको बताई सारी बात। और आज तो आपको इसने ज़िद की है कि बुलाओ उन्हें, क्योंकि अभी डॉक्टर कह के गया कि अभी ये कुछ ही घड़ी की मेहमान है। आप चली जाए, 2 घंटे में चली जाए, 1 दिन में चली जाए, इससे ज़्यादा नहीं है टाइम। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा, "कुछ नहीं होने का तुझे, तुझे मैं दिल्ली लेके चलूँगी, कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ मत पकड़ो, तुम्हें भी हो जाएगा।" मैंने कहा, "बेटा छूने से कुछ नहीं होता, मैं तुझे लेके जाऊँगी, तू चिंता मत कर, मैं डिस्चार्ज कराती हूँ।" तो उसने मेरा हाथ पकड़ा कस के, और कहीं नहीं जाना, बस 5 मिनट और। मैंने कहा, "क्या कह रही है ये?" मुझे इतनी घबराहट हो रही थी अजीब-सी, कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहूँ। तो उसने कहा कि उसको भी एचआईवी पॉज़िटिव हो गया। उस लड़के को? हाँ, इसने उससे मिलना नहीं बंद किया। उसे बताया भी नहीं कि तेरी शादी हो गई, मुझे पता है, और इसने उसका भी जीवन खराब किया। ओह! वो भी एचआईवी पॉज़िटिव है, और बस वो भी नर्सिंग होम में भर्ती है। उसको ही मिनट है कि ये कह रही है जब तक नहीं मरूँगी, डॉक्टर से भी कह रही थी, जब तक नहीं मरूँगी, जब तक उसकी खबर नहीं आ जाएगी। ओह! हाँ, लेके जाऊँगी उसे अपने साथ। क्यों मेरे साथ धोखा करा? और ये कहती रही, मेरे साथ धोखा करा ना उसने, अब जाएगा मेरे साथ तो पता लगेगा, जाके पूछूँगी ऊपर। और जैसे ही उसकी खबर आई, तो वो ऐसे हँसी, वो हँसी तो मैं कभी भूलूँगी नहीं ज़िंदगी में, मेरे जैसे दिल में बसी है, कि बहुत बुरी तरह से वो हँसी, ऐसा अजीब खड़खड़ाती सी आवाज़ में, और बस 1 सेकंड में मेरे हाथ में हाथ रह गया उसका। हुँ, बस उसी उस पल का मोमेंट का इंतज़ार, वेट कर रही उस थी वो। मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी, और वो इतना ख़राब, मुझे समझ ही ना आए। मैंने 1-2 बार हिलाया तो था ही नहीं उसमें तो कुछ। मर तो बहुत पहले गई थी, सच्चाई तो ये है। हुँ। उसी दिन मर गई थी, और ये गिल्ट मेरे मन से कभी नहीं निकलेगा, कभी भी। इस बात को बहुत बरस बीत गए, पर ये कभी नहीं निकला। ये हमेशा ही रहेगा मेरे मरते दम तक, कि शायद वो ज़िंदा होती। मैम, दिल्ली में एक बहुत ही फ़ेमस रेड लाइट एरिया है, जीबी रोड, सबने सुना हुआ है। हमने उसके बस ऐसे राउंड लगा के एक देखा था, पर इतना कुछ पता नहीं चल पाया कि अंदर क्या होता है, हुँ, क्या सेटअप रहता है। हुँ। वहाँ के कुछ ऐसे किस्से आपने सुने हैं जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रही है? देखिए, मैं एक एक बात पहले कहूँगी, फिर मैं दोबारा भी उसे दोहरा रही हूँ, कि ये जो आपके पॉडकास्ट हुए हैं, इनसे कुछ तो बड़े फ़ायदे हुए हैं। कुछ थोड़ा अलार्म हुआ है, कि जैसे मुझे किन्हीं सज्जन ने फ़ोन किया, कि मैं नाम तो नहीं बताऊँगा अपना, पर अभी थोड़ा-सा जीबी रोड की तरफ आप ध्यान दीजिए। हुँ। आप डेयरिंग हैं, डरते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये कि अ, लड़की अभी जो औरतें बैठ रही थी, अब वो छोटी बच्चियों को लेके बैठने लगी हैं। छोटी बच्चियाँ हैं उनके साथ 7-8 साल की, और वो बैठने लगी हैं। तो ये बहुत मुझे अजीब लग रहा है कि क्यों बैठी हैं? मैंने कहा, हो सकता है उनकी बेटियाँ, बोले बिल्कुल ठीक है, बेटियाँ। यहाँ भी इतनी जागरूकता नहीं है कि इनकी बेटियाँ पढ़ने जा रही हैं।
इनकी बेटियाँ कहीं नहीं जा रही हैं, कोई मर्ज़ी से जा रही हो तो जा रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन चूँकि मेरी वहीं दुकान है, मैं इतना जानता हूँ, ये बहुत ही मुझे खतरनाक लग रहा है कि वो छोटी बच्ची, वो 4 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है। अब तक तो ये बच्चों को अलग रखते थे। अगर वो कस्टमर ढूँढ रही है, तो बच्चा नहीं रहेगा उसके सामने, क्योंकि कस्टमर बच्चे से थोड़ा हटता है कि अरे ये तो बच्चे वाली है, इसको क्या लेना? छिपाते हैं ये बच्चे को। लेकिन अब ये उसे साथ लेके बैठने लगी हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये उसको ट्रेंड कर रही हैं। ये तो बहुत ये ही ज़्यादा इतना ज़्यादा अलार्मिंग। खतरनाक बात है हमारी सोसाइटी के लिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, हम क्यों बिल्ली की तरह से, कबूतर की तरह से आँख मूंद के बैठे हैं कि बिल्ली आ तो गई, अब मैंने बंद कर ली आँख, मुझे नहीं खाएगी। मगर ये खा रहे हैं, ये हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को खा रहे हैं। बचना पड़ेगा इससे, हमारे बच्चों को बचाना पड़ेगा, और अभी नहीं अगर जागे तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ी इतना सफ़र करेगी, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं, और आपसे भी आगे आने वाली पीढ़ी और भी ज़्यादा और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो मतलब बढ़ ही रही है, बढ़ ही इंक्रीज़ रही हो है। रही है, कम नहीं हो रही है। डेली देखिए, इतने विश्व केसेस का आते हैं। तीसरे से दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरा सबसे धन देने वाला एक व्यवसाय कहने में मुझे इतना संकोच होता है। ये तीसरी ऐसी गंदगी है कि जो अब दूसरे नंबर पे आई है, जिसमें किसी का कुछ नहीं लगता। आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना कुछ भी। आपको कुछ लड़के हायर करने, कुछ औरतें हायर करनी, वो भी हायर नहीं करनी। वो भी आपको पैसा देना ही नहीं है, वो तब मिलेगा जब कुछ वो कर लेंगे। तो वो केवल इसलिए हैं कि आपको किसी की ज़िंदगी दाँव पे लगानी है, वो सफ़र करेगा और आपको पैसे मिलेंगे। तो मतलब लड़के फँसा रहे हैं, इंसानियत तो अब वो खत्म। रह ही नहीं गई है। देखिए 2 तरह 3-4 तरह की हो रही है। जैसे हमारे यहाँ शादी के नाम पे लाई जा रही हैं। एक घर में 5 लड़के हैं, शादी नहीं हो रही। लड़कियों का रेशो हमारे यहाँ कम है। तो एक ले आओ, फँसा के ले आओ, बेच दी। अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं बंद घर में उसका शोषण नहीं हो रहा? सब हो रहा है उसके साथ। फिर एक और विधा है जिसे आप अभी तक समझ नहीं पा रहे, जिसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे। ये हमारे सामने भी ये कॉमनवेल्थ गेम्स के ज़रिए जी। सामने आई, सेक्स टूरिज़्म। मैं बार-बार कह रही हूँ सबके सामने कि ये सेक्स टूरिज़्म बढ़ रहा है, जिसमें छोटे बच्चों का, लड़कों का इस्तेमाल हो रहा है, लड़कियों का नहीं, लड़कों का इस्तेमाल हो रहा है। भीख माँगने वाले हैं, कूड़ा पीने वाले हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे हैं, जिनको आपने 25-30 हज़ार रुपए उनके माँ-बाप को एकमुश्त दिया कि 8 दिन के लिए ये कस्टमर का सामान उठाने के लिए जाएगा। वो घूमने जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, बच्चा उनके साथ रहेगा। कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, छोटा बहुत बच्चा। छोटा बच्चा रहेगा। वो बस 10-12 साल से बड़ा नहीं। अरे! और वो इन बदहाली में वापस आए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप काँप जाएँगे देख के, जिस तरह से वो बच्चे आए वापस। ज़िंदा कैसे थे, ऊपर वाला जानता है। तो ये होता भी है कि मतलब ओलंपिक्स जब भी होते हैं, जिस भी सिटी में होते हैं, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का रेट सडनली स्पाइक हो जाता है, स्पाइक कॉन्डोम्स की सेल स्पाइक हो बढ़ जाती जाती है, है। क्यों? सोचो। तो आप खतरा ना हो, लड़की बुलाएँगे तो होटल में रेड हो सकती है, आप विदेशी हैं, आपसे पैसा ऐंठने के लिए पुलिस कर सकती है, लेकिन जब बच्चा है तो ये तो लगेज उठाने के लिए है। मैं सुलाता हूँ अपने ही कमरे में, मैं इसको पूरे आराम से रखना चाहता हूँ। कैसे आप साबित करेंगे कि ये बच्चा और कौन देता है ये शब्द? सेक्स टूरिज़्म शब्द कहाँ से आया? ये हम जैसे लोगों ने नहीं गढ़ दिया। ये ऊपर से गढ़ के नीचे आता है हम तक तो। हम तो शॉकिंग होते हैं जब हम पढ़ते हैं, हम दूसरी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा ये, हाँ, ऐसा तो हो रहा है। हुँ। तो हमारा बच्चा खतरे में है। हर हर 1 घंटे में आप ये समझ लीजिए 2000 बच्चों का किडनैप हो रहा है पूरे इंडिया से, हर घंटे में। जो इन्हीं के आंकड़े कहते हैं, हमारे नहीं है ये। तो आप सोच के देखिए कि मैंने ऐसे-ऐसे बच्चों को निकाला है, घर से भाग आए, बिछड़ गए, और मतलब किस हालत में कि 2.5 साल का बच्चा है, जीआरपी ने हमको दिया, लेके आए गोल-मटोल सा बच्चा, और ऐसे बिठा दिया जैसे अब आपका ये, हाँ, और इधर ये आपके लग रहा है सामने, कंप्यूटर लग रहा है मेरे इधर की तरफ, तो कंप्यूटर पे साफ करने वाला एक कपड़ा रखा हुआ था, वो उसने उठाया बच्चे ने, और मासूम सा, अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानता, वो उठाया गंदा कपड़ा बिल्कुल जितना होता है, और वो मुँह में डाला और सो गया बच्चा। उसको पता ही नहीं कि इसमें नशा नहीं है, कपड़े से नशा दिया जा रहा है, जो थिनर, वो हुँ। दिया जा रहा है, फ्लूइड वो दिया जा रहा है, सफ़ेद उनके हाथ हुए रहते हैं, नाखून, हाथ सब सफ़ेद हुए रहते हैं। उसको वो सूँघ रहे हैं मुँह के ज़रिए, और फिर उनको भूख नहीं लगती। वो जीने के लिए नहीं सूँघ रहे हैं, खाने के लिए नहीं सूँघ रहे, वो मरने के लिए सूँघ रहे हैं, कि जितना आप कमज़ोर होंगे, जितना आप बदहाल होंगे, उतना आपको भीख मिल जाएगी। कंधे पे एक बार चौराहों पे देखिए, कंधे पे एक बच्चा पड़ा रहता है। हुँ। क्यों नहीं रोता वो? उसको गर्मी नहीं लगती, सर्दी में एग्ज़ैक्टली। उसको सर्दी नहीं लगती, उसको भूख नहीं लगती, तो क्यों नहीं देखते?
पूछो, सवाल खड़े करो, सवाल खड़े करने का टाइम है कि कहाँ से आया बच्चा। हुँ। अपने बच्चे को तो कोई भी माँ नहीं दुख दे सकती। गरीब माँ भी अपने बच्चे को आँचल में छिपा के बर्तन मांजेगी किसी के। तो ये कौन बच्चे हैं? किनको नशा दिया जा रहा है? क्यों नहीं ये किडनैप हो सकते? क्यों नहीं ये एब्डक्टेड बच्चे हो सकते? और कहाँ से? लगता भी और है ये सरकार का क्षेत्र है दिल्ली, जहाँ हुँ। सरकार बैठी है, स्टेट भी और सेंट्रल भी। क्यों नहीं दिखते? वो इन चौराहों से कभी गुजरते नहीं? अभी तो आई थिंक ये काफ़ी नैरेटिव भी चल रहा है ना, मैंने एक रील देखी थी जिसमें कोई इन्फ्लुएंसर थे जो क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आपको चौराहों पे या फिर किसी भी सिग्नल पे ऐसे भीख मांगते हुए बच्चे मिले या फिर कोई बूढ़े बूढ़े मिले तो उन्हें भीख दो ही मत, दो ही क्योंकि मत। ये दो ही एक मत। रैकेट है हाँ। और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। बिल्कुल, बिल्कुल 100% मैं नहीं देती किसी को भी। मैं तो हुँ। कहती हूँ एक लड़की से आप पूछ लो, एक लड़की है हमारी चौराहे पे, हुँ। छोटा-सा हमारा चौराहा, वो बैसाखी से चलती है और जैसे ही वो रेड लाइट खत्म हुई, बैसाखी फेंक के एक तरफ बैठ जाती है आराम से। नॉर्मल। लंगड़ी नहीं है वो। ये तरीके हैं जो भीख के। आप देना बंद करिए, अचानक कहाँ से आए? मेरे शहर में तो नहीं थे हुँ। चौराहों पे, हाँ। आज है भीड़, भीड़ की भीड़ है। और औरतें जो हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स पे ये लोग हाँ, माँगते हैं भीख, उनके छोटा-सा बच्चा होगा, हाँ, जैसे आपने बोला रोता नहीं है, हाँ, मतलब ये क्यों? कैसे और वो सोता ही हाँ, रहता है, सोता रहता है, हमेशा सोता देखा उसको है। नशा दिया होता है। मुझे बहुत बचपन की बात याद आती है कि हमारी अम्मा कहती थी कि कितने काम थे, चक्की भी पीसनी थी, ढोर-डंगर का भी करना था, सारे काम करने, तो बच्चे को ज़रा-सी अफ़ीम चटा देते, हुँ। थोड़ी-सी, कि हुँ। बच्चा 3-4 घंटे बिल्कुल सो जाए। दूध पिलाया, उसके बाद अफ़ीम उसकी जीभ पे रखी, वो सो गया, वो 3-4 घंटे सोएगा, भूखा नहीं है। हुँ। भूखा नहीं है और तो नींद गहरी लेगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये इस तरह का नशा है। ये कोई नशा ऐसा दिया जा रहा है कि जो उसकी रगों में जा रहा है। सोचो पैदा होते बच्चे को नशा, कोई माँ दे सकती है? नहीं, नहीं बिल्कुल दे भी सकती। नहीं। मैम आप रेस्क्यू करते हैं, मतलब काफ़ी लड़कियां आपने कहा कि रेड लाइट एरिया से आपने रेस्क्यू किए हैं, तो ये जो लड़कियां वापस मेन स्ट्रीम में आती हैं तो क्या उनके परिवार जहाँ से वो आई थी वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं? देखिए उसमें से कुछ लड़कियाँ तो ऐसी रहीं कि जिनकी फैमिली ही आई। उन्होंने ही पता दिया हमें कि भई हमारी लड़की का यहाँ पता लगा है। क्योंकि रूट कॉजेज़ है, चेन है, नेपाल की लड़कियाँ हैं जिस तरह। तो वो तो अपनी फैमिली में जाके उनका लुक आफ्टर वो दूसरी संस्था जिनके साथ हम काम करते हैं, वो हमें देती हैं, हम उन्हें देते हैं। तो वो लुक आफ्टर करते हैं कि भई ये बच्चियाँ फिर से ना आ जाएँ और जिनकी शादी की है उनको हमारे सब वॉलंटियर्स हैं, सब लुक आफ्टर करते हैं कि उनके घर में और 8-8 10-10 साल से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने 1 आध साल करके छोड़ दिया, 2-4 महीने करके छोड़ दिया, नहीं, नहीं। बराबर कभी भी याद आई, "हाँ भई, क्या हाल-चाल चल रहा है? ठीक है सब?" पूछ लेते हैं, चले भी जाते हैं या मैं फ़ोन कर दूँगी, मैं कहा, "जाओ ज़रा इसके घर हो आओ, कुछ लेते भी जाना और हो आओ, बच्चों को देख आओ।" तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और इसका एक और दूसरा बात बताऊँ कि मेरे लिए तब हैरानी होती है कि जब कोई आए मेरे पास और कहे, "जी, एक हमारी भी करा दो।" देखो जो आपने लड़की की हम तो उनसे आइडेंटिटी छिपाते हैं ना कि ये कहाँ से है, कि जो आपने शादी कराई, देखो ऐसी लड़की मिल जाए तो हमारा तो घर स्वर्ग हो जाए, मैं शादी करा दूँ। और वहाँ जाके मतलब उसके बारे में अगर वो ये बता रहे हैं कि वो ढोर-डंगर का काम कर रही है, नहला रही है, धुला रही है, चारा कर रही है, दूध निकालना सीख लिया है, भाषा ठीक से जानती नहीं है और कर रही है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उससे अच्छा कुछ नहीं अगर वो दोबारा माँग रहे हैं। फ़ोन कर रहे हैं, मैंने गूँगी-बहरी लड़की की शादी कराई, वो मुझसे फ़ोन करके एक और करा दो ऐसी, इतनी अच्छी लड़की है, ऐसी करवा दो एक और, भले वो कैसी भी हो, गूँगी-बहरी भी हो तो कर लेंगे हम तो। तो मतलब ऐसी भी हैं हुँ। अच्छे मतलब लड़कियाँ सुखी हैं, जहाँ भी हमने की बस आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज़ की, हाँ, वो तो वो नहीं। सोसाइटी वरना एक्सेप्ट ही नहीं नहीं, वो तो करेगी एक्सेप्टेंस उनको। है ही नहीं। एक्सेप्टेंस हो तो ये एरियाज़ ही ना हो, ये सब ना हो, हुँ। बस। और अभी आप उस पीरियड में चल रहे हैं, ये ना ऐतिहासिक दौर है आपका, ना सामाजिक दौर है, ये एक ऐसा चेतावनी भरा दौर है, अगर इसमें आपने अभी भी सचेत नहीं हुए, तो सब खतरे में हैं आप, क्योंकि आप लोगों के एक-एक बच्चे हैं, हुँ। आप दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। उस एक बच्चे को आप लाख काबिल बना लें, उसका भविष्य तो कहीं और खतरे में मंडरा रहा है, उस पे ध्यान दीजिए। आज भी नहीं दिया, सब खत्म है। मैम कोई हम पुलिस या डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे थे या सिस्टम की बात कर रहे थे। आपने हमने ये तो डिस्कस किया है कि हाँ, ये सब इन्वॉल्व्ड होता है इन चीज़ों में अदरवाइज़ तो सुधर जाएँ हालात। कोई ऐसा पुलिस वाला था या कोई ऐसा सिस्टम का आदमी जिसने जेन्युइनली आपकी हेल्प करी हो? हाँ, की मेरी 1% मतलब 1 पल नहीं लगाया। मैंने उस आदमी को जाके कहा और हाईएस्ट अथॉरिटी थे वो, मैंने उनसे कहा मैंने कहा सर मुझे 2 लड़कियों की सूचना मिल रही है और उन्होंने कहा अतुल जी फेक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा सर मैं फेक कभी नहीं करती, मेरी आज तक फेक नहीं गई
और आज अगर फेक हुई तो मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, फिर रेस्क्यू नहीं करूँगी कभी। उन्होंने अपने सिपाही दिए मुझे, मैं वहाँ गई। रात को मैं करती नहीं हूँ जनरली, और इन हुँ, लोगों को तो कतई नहीं बुलाती हूँ, बिल्कुल भी। हुँ, अगर करती भी हूँ तो नहीं बुलाती हूँ। और मेरे साथ जो था वो एक शराबी, जो मुझे हिलता-डुलता स्कूटी पे लेके गया, अच्छा। क्योंकि रात को कोई और था नहीं आने वाला, और हर पल मुझे और कितनी दूर ले जाएगी पता नहीं, और कितनी बड़-बड़ बड़-बड़ करते। फिर मैंने तो वहीं एक मंदिर है उसको वहाँ सुलाया, "तू यहाँ खड़ा हो जा, यहीं स्कूटी खड़ी करते छोड़ दे।" और फिर मैं अकेले पूरे मार्केट में घूमती रही, दुपट्टा अच्छा। में ऐसे करके। सर्दियों के दिन थे। और ऐसे ही बस यूँ ही, क्योंकि रात हो गई, 9-10 बज रहे थे, तो मैं आलू वाले से, "भैया कितने की देगा? वो कितने की?" अरे दुकान बंद होने का टाइम है, अब नहीं है, कितने। इतने मुझे कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। अच्छा, लेकिन हमारा सब कॉन्टैक्ट था सब आपस में। तो पीछे से आवाज़ लगाई कि आंटी, मैं नहीं मुड़ी। वो, लेकिन उसने कहा मैं रवि हूँ, मतलब नाम लिया उसने। तो मैंने कहा हाँ बता। बोला आप मुड़ना मत, लेकिन जिसे आप ढूँढ रहे हो मैंने ये सूचना दी थी, एक छोड़ के दूसरे पे चले जाओ। नाम बताया, उसके यहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बुला लिया उनको, सिपाहियों को, चलो। लड़की ना मिली, ऊपर गए तो हम, कुछ नहीं, भैया बड़ा। मैंने कहा आज तो बड़ी वो हो जाएगी इंसल्ट, वो तो कहेंगे मैंने कहा था फेक नहीं करना बिल्कुल भी। और मैंने कहा उनके सिपाही साथ हैं मेरे, लेकिन हमने मैंने कहा भाई नहीं। वो भी मुझसे कहने लगे कि मैडम है नहीं कुछ भी यहाँ, छोटा सा कमरा है, यहीं ये तख्त पड़ा है, इसमें 2 लड़कियाँ ये तो बैठी हैं बालिग हैं, और ये तो खुद कह रही हैं हम तो अपनी मर्जी से हैं, तो कुछ ऐसा है नहीं। मैंने कहा नहीं, वो तो नाबालिग है लड़की, एक लड़की की सूचना थी। फिर एक ऐसे जैसे आपकी दीवार है, अ, मान लीजिए आप इसको बंद कर दें तो मुझे एसी तो दिख ही नहीं रहा फिर, हुँ, है ना? हुँ। तो ऐसे दीवार उन्होंने वो लगा रखा था, ड्रेसिंग टेबल, और थोड़ा चौड़ा-सा था ऐसे। मैंने कहा चलो ऐसे ही होगा। मैंने कहा अभी ज़रा इसको हटाइए। बोला ये तो फिक्स है दीदी, ये ना हटता है, ये तो मैंने बनवाया था इसी कमरे में। ऐसे कैसे? अच्छा। मैंने उससे कहा सिपाही से, मैंने कहा तोड़ दे भई, शीशा तोड़ दे। वो चिल्लाने लगी, शीशा मत तोड़ देना यार, मेरा टूट गया तो नया ले लूँगी। मैंने कहा मैं नया दूँगी, कोई बात नहीं है। नया नहीं, बनवा के दूँगी बिल्कुल बढ़िया। तोड़ दे, मैंने कहा। उसने मारा तो 3 लड़कियाँ मिली एक के बजाय। तीनों नाबालिग थी और पीली पड़ रही थी बिल्कुल उससे, साँस नहीं आ रहा था कहीं से भी, ऑक्सीजन नहीं थी। कितने साल की थी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की, 3 लड़कियाँ। पर उसमें आपकी पुलिस ने हेल्प हाँ, करी। मेरी बहुत हेल्प की उसमें, और मतलब अभी उसमें मेरी गवाही चल रही है, और तब सुकून मिलता है जब ऐसे मैंने देखा उन बच्चियों को। उस समय तो मैं घबरा गई थी कि मर ना जाए एक भी लड़की, लेकिन एक माँगी थी और 3 भगवान ने बचाई मेरे हाथ से। तो मेरे लिए वो बड़ी बात थी, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2018 की बात है ये। हुँ। पर वो बहुत सुकून का पल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बोझ उतर गया एकदम, और बड़ा हल्का-सा सर हो गया, हल्का। उससे पहले क्योंकि इतनी टेंशन होती है, भरता जाता है जैसे मन। क्या होगा? क्या होगा? अगले पल क्या है? अगले पल क्या है? ये मिलेगी कि नहीं नहीं मिलेगी? मिलेगी, या पीछे से ये भी है, कौन हमला कर दे? क्या हुँ। होने वाला है? क्या करेंगे? ये ऊपर ना चढ़ने दें, दरवाज़ा बंद कर दें। तो तो मैम ऐसे जैसे आपने वहाँ पे पकड़ लिया और नाबालिग लड़कियाँ मिली हैं, तो ऐसे केसेज़ में वो जो गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तार हाँ, होते हाँ, हैं, वो पुलिस ओके, आती है रात केसेज़ को। चलते हैं उन हाँ, पे? हाँ, बिल्कुल चल रहा है, मेरी गवाहियाँ उनमें ही चलती रहती हैं हुँ। बराबर। तो केसेज़ चलते हैं, ऐसे नहीं मैं कहीं वो करती। तो उनके वो जो ब्रॉथल्स जो सेटअप होते हैं, उनको बंद नहीं करवाने का नहीं, अब जैसे बंद हो गए, तो हुँ, अब उसके नुकसान देख लो आप कितने हैं। दूसरी हुँ। जगह खुल वो तो जाते हैं, घरों में हो वही। गई, उसके बाद निकाली हमने एक लड़की, उनके अच्छा। चंगुल से, जिसे पुलिस नहीं ढूँढ पाई, 18 दिन हो चुके थे, और हुँ, पूरे शहर में धरने, प्रदर्शन सब हो रहे थे। एक पल में इसने मुझे कहा कि देखना, मैंने कही वो ला दो मुझे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जितनी भी निकाली है, 24-25 निकाल रखे थे, इसने 1-2 ही देखे। 1-2 देखने के बाद मुझे कहा कि मैम ये रही। मैंने कहा तूने तो लड़की देखी नहीं, तू कैसे पहचान रही? बोली आगे वो है और पीछे वो है। हाँ। 2 महिलाएँ वहीं की थी, जो फ़ोन निकालती हैं, बात करती हैं, फिर रखती हैं, फिर बात करती हैं, और अलग-अलग गलियों में निकल जाती हैं। जयपुर से बरामद कराई फिर वो लड़की मैं। मैंने कहा जाओ वहाँ से ले आओ। तो इच्छा शक्ति भी नहीं है पुलिस की बहुत कुछ करने की, वहीं ढूँढते रहेंगे। अरे भाग गई होगी, थोड़ी बड़ी होगी तो भाग गई होगी, हुँ। बस। और मैम, मतलब ये जो लड़कियां होती हैं, इनके तो हालात ऐसे होते हैं कि हालात के हाथों मजबूर होती हैं, कहीं से किडनैप करके या मजबूरी में रह रही होती हैं। काफ़ी ऐसे केसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमने कॉल गर्ल्स का डिस्कस किया, पॉर्न स्टार्स होती हैं जो अपनी मर्जी से ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। तो इन दोनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस लगता है आपको? दोनों मत कहो, 3 कहो। हुँ, एक तो वो जो ज़बरदस्ती का शिकार हैं और हुँ, हर ज़ाति का शिकार है। हुँ, आप मेरे मुँह से केवल सुन रहे हैं, अगर आप देख लें ना, तो आप खाना नहीं खा पाएँगे, सो नहीं पाएँगे,
कि कैसे एक लड़की वहाँ बैठी है, वहीं यूज्ड कंडोम पड़े हैं, वहीं गुटखा थूक के जा रहा है, वहीं गंदगी थूक के एक कस्टमर जा रहा है और वो वहाँ बैठ के रोटी खा रही है उस चबूतरे पे। वो चबूतरा उनकी ज़िंदगी है। सोच सकते हैं आप? जब उन केबिन्स में झाँकने का मन नहीं होता जिनमें वो कस्टमर के साथ होती हैं। किसका गंद वो वहीं बाथरूम भी करके जाएगा। कोई रोक-टोक नहीं है क्योंकि वो तो पैसा दे के आ रहा है, वो तो हर काम वहाँ करेगा। दूसरी कैटेगरी वो है जो खुद से खड़ी है वहाँ, जो वहाँ खड़ी है। और तीसरी आपके सामने कौन-सी चीज़ ऐसी है, चाहे वो आश्रम हो, मैं नाम लेके कह रही हूँ, जो उन्हें करना हो वो मेरे साथ कर लें, चाहे वो आपकी ये मिर्ज़ापुर हो, किसमें नहीं अश्लीलता परोसी जा रही। मुझे एक चीज़ बता दो कि क्या नहीं हो रहा? आप एक बुजुर्ग ससुर के साथ एक औरत को दिखाते हैं, वो पति के साथ दिखाते हैं और देवर के साथ दिखाते हैं, क्या परोस रहे हैं आप? तो फिर क्या ज़रूरत है उनकी? उनसे ज़्यादा बड़ी वेश्यावृत्ति ये लोग कर रहे हैं, जो हमारे समाज में इस कदर गंदगी परोस रहे हैं कि हमें देखते हुए ये सोचना पड़ता है कि कहीं कोई सा बच्चा तो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। और वो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। हुँ। वही सीरीज़ सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। उनके लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। लोग पंचायत जैसी चीज़ की भी उम्मीद इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं। हुँ। ग्राम चिकित्सालय जैसी की भी इंतज़ार करते हैं अगले की। तो हमें उस दौर को भी बचा के रखना होगा। इसलिए फिर दोहरा रही हूँ कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। कुछ नहीं है कहीं। ये होना हाँ। चाहिए। मैम, सो अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए। सो पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेकर चलते हैं। तो एक फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट, एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखो, मैं एक तो ये सोचती हूँ यश कि ये अगर इस तरह से पॉडकास्ट शुरू हुए, उससे मैं ये सोच रही थी कि काहे उनकी पहचान और सारी चीज़ें उजागर की जाएँ। लेकिन आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन पे चर्चा हो। खुल के चर्चा हो। मैं आह्वान करती हूँ उन फ़िल्म बनाने वालों का भी, इन पे भी खुल के चर्चा करिए। खाली गंगूबाई तक सीमित ना रह जाएँ। उन सब चीज़ों पे मैं उन सामाजिक संस्थाओं से भी आह्वान करती हूँ। इस पे खुल के चर्चा करिए, उनकी उस गलीज़ ज़िंदगी को बाहर निकाल के लाइए। देखिए कि उसमें आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, मेरी भी बेटी हो सकती है। मुझे तो हज़ारों गालियाँ मिलती हैं कि आपकी तुम्हारी बेटी को ले आऊँ यहाँ, तुम्हारी बहू को यहाँ लाके बिठा दूँगी। मगर सोच के देखो जिनकी बहन, बेटी, बहू जाके वहाँ बैठ गई होगी, उन पे क्या बीत रहा होगा। रोक लो इसे। अगर आज ये आप लोगों के लिए जितने सेशन हो रहे हैं, जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये एक अलार्मिंग है आपके लिए कि आपके लिए चेतावनी है, इस चेतावनी को अपने अंदर ले आओ और हर आदमी खुल के बोलो इस पे। आप कह रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बचा लो उन बेटियों को भी, वो भी किसी की बेटी हैं। जी मैम, क्योंकि हम लोग वही डिस्कस भी कर रहे थे कि ये डिमांड वर्सेस सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड ही नहीं होगी, लोग जाएँगे ही नहीं वहाँ पे, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। वहीं तो नहीं जाएँगे बाकी और जो दूसरी खुद से जगह। जा रहे हैं, हुँ। उन्हें कैसे रोकेंगे? जो ओटीटी पे आप सोचिए, आप खुला एक चीज़ देख रहे हैं, ये स्वाभाविक है। ये हमारी मानसिकता है, मानव मन बड़ा कमज़ोर है। आप जो देख रहे हैं, कुछ करने का सोचेंगे। है ना? किसी पैसे वाले को देखेंगे तो पैसे की सोचेंगे, गरीब को देखेंगे तो गरीबी नहीं बुरी की तरफ नहीं जाएँगे हम। मगर ओटीटी पे अगर आपने परोस दिया, तो सोचो कि वो एक अच्छी बात है, अरे ये तो बड़े लोग बना रहे हैं, इसे तो बड़े-बड़े निर्माता बना रहे हैं। अरे उन निर्माताओं से बड़ा तो मैं समझती हूँ वेश्यालय चलाने वाला भी नहीं है, जो अगर इस तरह की सीरीज़ ला रहे हैं, इस तरह की गंदगी परोस रहे हैं ओटीटी की और सेंसर चुप है, सेंसर उन पे लागू ही नहीं है। इससे हुँ। ज़्यादा कुछ खराब बात हो सकती है? तो इसका मतलब तो आप वेश्यावृत्ति को आप कह रहे हैं कि करो, खुल के करो। औरत भोग्या है, एक औरत ससुर के साथ भी सेक्स करेगी, पति के साथ करेगी और बेटे के साथ और इसके अलावा प्रेमी का बच्चा पैदा करेगी। क्या दे रहे हैं आप? इतनी तो खराब वो औरतें भी नहीं हैं। तो रोक लो इसे, बस। और चाहे हम कितना भी बोल लें कि ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट नहीं, ये कहीं न कहीं ये चीज़ें मतलब उम, आपको थोड़ा वो सोचने पे मजबूर करती मजबूर हैं। तो करती ही हैं। क्यों डिपेंड करता है ऐसी क्या क्या ऐसी चीज़ है ये सेक्स कि जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाएँगे? आप अपने आप किसी अजनबी के साथ आप पैसे के लिए कहीं जा रहे हैं सपोज़ करो और होटल में जाके वो आपके साथ क्या करता है, आप उम्मीद कर सकते हैं इसकी? आपको पता है कि क्या होने वाला है आपके साथ? हुँ, नहीं पता ना। आपको मारा भी जा सकता है, पीटा जा सकता है, सैडिस्ट हो सकता है वो। तो क्यों नहीं डर रहे आप? हुँ, भय नहीं रहा, उस भय को पैदा करिए, अपनी संस्कृति को वापस लाइए, रिश्तों को वापस लाइए। ये लगाइए कि अगर हमारे ज़माने में ये होता था कि हमने एक पड़ोसी का भी भाई देख लिया, हमारे यहाँ कहावत है गाँव देहात में कि अपने गाँव का अगर कुत्ता भी मिल जाए तो वो भाई जैसा लगता भाई ऐसा है। है ना? हुँ। तो आज क्यों नहीं लग रहा?
अब भाई भाई नहीं लग रहा लड़कियों को, मैं तो लड़कियों को ही कह रही हूँ, इसके लिए मैं जिम्मेदार टोटली औरत जाति को मान रही हूँ। जो ज़बरदस्ती का शिकार है वहाँ केवल मर्द जिम्मेदार है, लेकिन जो ये स्वेच्छा से सब चल रहा है इसके लिए केवल और केवल औरत जिम्मेदार है। अगर वो अपने औरतपन को बचा कर नहीं रखेगी तो ख़त्म हो जाएगी दुनिया। हिंद औरत पे तो टिकी है, कहते हैं बिन घर नहीं घर, भूतों का डेरा। आपने तो वो भूतों का डेरा आप खुद बना रही हैं, इस पूरे समाज को बना रही हैं। रुक जाओ बस। स्पेशली आजकल हम्म, डेटिंग एप्स जो चल रही ये है चल मैम, रहा है आप अननोन लोगों के साथ जा रहे हो, आपको जैसे आपने बोला आपको पता ही नहीं है सामने वाला बंदा कुछ भी कर सकता है कुछ आपके भी साथ। कुछ भी। एक एक सीरीज भी थी जिसमें वो सीरियल किलर होता है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप से डेटिंग ऐप से। लड़कियों को बुला के और हाँ फिर उनका हाँ किलिंग हाँ, करता है। ऐसी चीज़ों को भी अलार्मिंग तौर पे हमें लेना चाहिए कि ये चेतावनी है। अगर इस तरह की सीरीज हैं, हम्म, समझो ये सच है, ये झूठ नहीं है। हम्म। उनको लेकिन हम नहीं मानते, हम ये देखेंगे कि हाँ उसमें क्या हो रहा है, इस सीरीज में उसमें क्या हो रहा है। नहीं, ऐसी सीरीज एक्चुअली ये काफी एक्ट लीडिंग लीडिंग ये प्रोड्यूसर है, फीमेल प्रोड्यूसर जो ये बनाती हैं उनके बनाती पीछे। हैं। एक्टिंग है, और ये एक एक यूएस में हस्बैंड और जो उनकी केस था। उनकी वाइफ एक्ट्रेस हैं जो ये करते हुए पकड़े भी गए थे, इनफैक्ट वो सेमी बॉन्ड और वो ये सारी चीजें बनाते हुए। बट फिर भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में ये जो गंदगी परोसने का ट्रेंड है वो रुक नहीं रहा है। वो रुक नहीं रहा है। और अब और ज़्यादा, जब तक सेंसर लागू होना चाहिए इन पे भी। आप फिल्म में तो इतनी सी बातें ज़बान से भी कह दिया तो उस पे भी आप कर रहे हैं, या यूट्यूब भी कर रहा है। हम्म मैं नहीं बहुत ज़्यादा जानती, लेकिन इतना तो कि भाई उस पे भी वो क्या कर देता है, नीला या पीला क्या करता पता नहीं। तो आप कहाँ सो रहे हैं? सेंसर इस पे क्यों नहीं? ये कहाँ से आ रहा है? ये आप ही के देश की तो हैं सारी सीरीज़, किसी हम्म और की थोड़ी हैं, कहीं और से थोड़ी आ रही हैं। बंद कर दो। क्यों नहीं इन सारे चैनल्स को आप इन पे सेंसर लागू करते? अरे पहले फ़िल्म प्यार पहले भी दिखाते थे, 2 हम्म फूल आपस में दिखा दिए तो हो गया प्यार। हम्म। आज आप कितना खुला दिखा रहे हैं, नहीं मुझे पता लग रहा है। मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये पॉडकास्ट देख के लोगों को उन औरतों का दर्द भी समझ आए, प्लस नहीं, हाँ, मैं एक बात और ये काट के कहूँगी हम्म कि अगर आपको वाक़ई समझ में आ रहा है, मैं यार अपने आपके हर व्यूअर से कह रही हूँ, अगर आपको वाक़ई समझ में आ रहा है कि ये बहुत खतरनाक और दर्द भरा दौर है, हम्म तो इसमें सब आ जाइए साथ। हम्म। एकजुट तो होके देखो, मुट्ठी में तो बहुत बड़ी ताकत है। हम्म 10 लोग भी इकट्ठा होंगे, मैं तो कहती हूँ, मैं जब वहाँ से निकालती हूँ तो मैं कहती हूँ ये एक अम्ब्रेला है, हम्म इसके नीचे एक उँगली तो लगा के देखो। अगर मैं सबको छाया ना दूँ तो मुझे कहना। मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप सब अगर मेरी मुट्ठी के साथ एक मुट्ठी मिला लो तो यकीन मानो कि मैं अपने जीते जी इतना तो कर जाऊँगी कि कोई नाम लेने वाला ना हो ऐसी जगहों के। बस इतनी हिम्मत तो रखती हूँ। अब तो अंत समय है, जो होता हो मुझे हो जाए, पर आपका साथ माँगती हूँ, पूरे समाज का, सोसाइटी का साथ मैम, माँगती पूरी सोसाइटी को आप जैसे और लोगों की बहुत जरूरत है। लोगों बहुत की ज़रूरत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत, भारत में शायद 4 या 5 लोग बहुत ही लोग, हैं आपके बस जैसे जो ये काम दूसरे। कर रहे हैं। हुँ। बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके, बहुत ही हार्टफेल्ट एक कन्वर्सेशन था, और आपको धन्यवाद पूरे भारत की तरफ से, उन लड़कियों की तरफ से, सबकी तरफ से जो आप ये अपनी टीम के साथ मिलके, आप लोगों को भी ऑफ कैमरा हैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच मैम।